तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेनोपॉज का मतलब होता है, अगर ये देखा जाए, ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब में से मेंसेस मतलब मंथली, जो चीज मंथली होती है, एंड पॉसिस मीन सीजेशन। जो मंथली हम लोग को माहवारी आती है, जब उसका बंद होने का समय आ जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। अब एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो कई लोग उसको नेगेटिव नजर से देखते हैं। वो देखते हैं कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मेरे को कोई पूछेगा नहीं, उसका सारा नेगेटिव इमोशन, अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी स्किन खराब हो गई है, मेरी ब्यूटी लॉस हो गई है, अब मेरी जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया है। ये इस सिक्के का नेगेटिव पहलू है जो हम देखते हैं। बट दूसरा पहलू, इसका पॉजिटिव साइड ऑफ द सिक्का हम क्या देख सकते हैं? मी नो पॉज। सी द वर्ड इज सेम, मी नो पॉज। मी मीन्स मैं, नो मीन्स नहीं, पॉज मैं कभी भी नहीं रुकूंगा, मी नो पॉज। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी मेंटेलिटी पे कि आप इसको कैसे देखना चाहते हो। पर मैं चाहूंगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स इसको मी नो पॉज करके देखें, ना कि मीनो पॉज, राइट? ताकि शुरुआत ही हमारी पॉजिटिव से हो, ना कि नेगेटिव से हो। तो ये मीनोपॉज का जो एक बहुत अच्छी किसी एक लेडी है, उसने भी कहा है कि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, दैट दिस इज अ टाइम, ये वो वक्त है जब हमको अपने आप को दोबारा से खोजना चाहिए, अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, जो आपने टाइम छोटे बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, फैमिली को दिया, बच्चे बड़े हो गए हैं आपके, और फैमिली भी काफी हद तक सेटल हो जाती है। अब ये टाइम, अब आपका पीरियड्स के फ्री का टाइम है, अब आपको मंथली के टाइम पीरियड नहीं आएगा, इससे भी आप फ्री हैं। तो अब आपके पास टाइम है कि ये वक्त आप अपने आप को दें और अपने आप को देखें, आप क्या करना चाहती हो, आपके अंदर क्या है, अपने आप को रीडिस्कवर करें। कई बार कई लोग इस एज से स्टार्ट करके एकदम एक्सीलेंट गोल तक पहुंचते हैं। दे कैन डू लाइक एनीथिंग, यू नो, they can become a big business person, they can become a sports person, anything. No, there is no limit to say no to anything. So please इस वक्त को आप पॉजिटिव ढंग से सोचें कि ये वक्त मेरे को दोबारा से रीडिस्कवर करने का है, री इन्वेंट करने का है, और मैं कुछ प्रॉब्लम से जो मेरे पहले जिंदगी में थी उनसे फ्री हो गई हूँ। तो इससे पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को, हमने बोला था कि हम अपने टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा है। तो शारीरिक बदलाव जब क्या होता है, क्यों चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे इस पे। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसको हम यूट्रस कहते हैं और ओवरीज कहते हैं, एंड वेजाइना नीचे वाला हिस्सा है, या इसको हिंदी में बच्चेदानी कहा जाता है। तो ये जब पीरियड शुरू होता है तब दो हार्मोन निकलते हैं ओवरी से, उनको बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में चेंजेस करते हैं ताकि ये बच्चेदानी में बाद में बच्चा पैदा हो सके। और ये जो पीरियड होता है 15 से 45 साल तक, जिसमें कि बच्चा पैदा होने की क्षमता होती है, ये सारा नेचर का बनाया हुआ प्रोग्राम है। बट बाद के टाइम में क्या होता है कि जो अंडकोश है उसमें अंडे खत्म होने लगते हैं, और ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम सिक्रेट होने लगता है, जिसके कारण शरीर में काफी बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो इसको, यही बस इतना बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट रखना है कि क्यों हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि नेचर भी देखता है कि यंग एज में आप बच्चा पैदा करने के लायक हो, आपके अंदर चेंजेस है, वो सपोर्ट करता है। धीरे धीरे ये भी हमारी जिंदगी का एक पड़ाव है कि नाउ ये पीरियड होने को, बंद होने को है, पर इसको बहुत सीरियसली मत लें। अब अगर हम देखेंगे कैसे पहचानते हैं, जो मीनोपॉज है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा होता है। एक होता है मीनोपॉज आने से पहले का समय, एक होता है मीनोपॉज आने के बाद का समय। सो मीनोपॉज कब बोलते हैं? जब 1 साल तक लगातार, कई बार होता है ना, जब महीना 3 महीने आया फिर आ गया, 4 महीने बाद फिर आ गया, इस टाइम में। बट जब महीना 1 साल तक लगातार ना आए, तब उसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में मीनोपॉज हो गया है। और उसके बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद का टाइम। और ये जो ट्रांजिशन होती है 10 से 15 साल के बीच में, इनको बोलते हैं पेरीमिनोपॉज। मतलब इधर और दोनों तरफ बराबर का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमिनोपॉज। तो इसमें हम जो लेडीज होती हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम हैं जो हम कॉमन देखते हैं? तो हम अगर ऊपर से शुरू करें, अगर हम देखेंगे कि थोड़ा 40 के बाद हेयर लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और हेयर भी बहुत कोर्स हो जाते हैं, थोड़े रफ हो जाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है, जैसे स्किन में जो एक होता है फाइन लाइंस, चेहरे पे थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। और पेशेंट को हॉट फ्लशेस होते हैं, उसको सडनली बहुत गुस्सा आता है, और सडनली बहुत गर्मी लगती है, और वो कभी बहुत ठंडा लगने लगता है, इसको बोलते हैं हॉट फ्लशेस। और अगर आप देखो कि बॉडी का वजन भी थोड़ा इस उम्र में बढ़ने लगता है। और
वेजाइना में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है और काफी जो सिक्रेशन होते हैं वो ड्राई होने से जो वेजाइना है, बिकॉज हार्मोन नहीं होते तो उसका साइज थोड़ा सिकुड़ने लगता है और उस एरिया की ब्लड सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम्स होती है इस एज में। और कभी कभी किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे ब्लीडिंग जो होती है जो पीरियड में आती थी, किसी को कम हो जाती है, किसी को बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है और किसी को इतनी ज्यादा होती है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। और दूसरा, सारी बॉडी में जो बोन्स हैं थोड़ी वीक होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है और जो जोड़ हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो सिम्टम है, अगर हम देखें इस पोस्ट मिनोपॉजल या मिनोपॉजल सिम्टम को एक नया नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चलो पीरियड बंद हो गया, ये सिम्टम स्टार्ट हो गए, पर ये अकेला एक सिम्टम नहीं है। ये इसको क्यों एम्प्टीनेस सिंड्रोम बोला गया, ये लेडी बैठी हुई है इसमें, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब लोग 10th 12th पास करके कॉलेज में चले जाते हैं। हस्बैंड जो होता है उसका पीक टाइम होता है वर्क का, तो वो अपने वर्क में इतना बिजी हो जाता है कि वो भी आपको टाइम नहीं दे पाता। जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी सेटल हो जाती है, तो ये लेडी बेचारी अकेले जैसे नेस्ट में बैठा है ना, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये जो फीलिंग होती है अकेलेपन की, ये उसको बहुत तंग करना शुरू कर देती है, जिसके कारण ब्रेन हमेशा नेगेटिव सिग्नल बॉडी को देना शुरू करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम देखें कि किड्स आपके बड़े हो गए हैं, चले गए हैं, अब आप क्या करोगे, ये प्रॉब्लम ज्यादा तब हमको फेस करना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारी जो लेडीज हैं वो फुली डेडिकेटेड होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। पर सडनली क्या होता है, जब ये बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड बिजी हो जाता है, तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा सा गैप आ जाता है, वो एकदम खाली सी हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको इस चीज को समझना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम और ये फोटो को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबने मेरे को बोला कि मीनोपॉज एक बहुत बड़ा इश्यू है, सब लेडीज की रिक्वायरमेंट है, पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज, इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। ये मीनोपॉज बेचारा बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये नेचर का एक लॉ है जो कि अपने वक्त पे बेचारा आया, बट हम सब ने मिलकर इसको एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया है, राइट। अगर आप इस डायग्राम में देखो, टिप ऑफ आइसबर्ग, तो मीनोपॉज ओनली टिप है। तो जैसे अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि उसको वो कहेगा मेरे को मेनोपॉज हो गया है, डॉक्टरों के पास वक्त नहीं है, डॉक्टरों के पास बहुत बिजी है। तो पेशेंट आया, उसने कहा हॉट फ्लशेस हो गए मेरे को, ब्लीडिंग है। मैंने पूछा कितनी उम्र है, हाँ जी 50 साल। अरे ये तो मेनोपॉज के सिम्टम है, जाओ आप ये दवाई खा लो, ये HRT मैंने शुरू कर दिया, आप ठीक हो जाओगे। ये अप्रोच हमको बताता है कि हमने टिप ऑफ आइसबर्ग देखा। बट आपके पास, डॉक्टर के पास अगर वक्त होगा प्लस और आपके फ्रेंड के पास, अगर मैं अंदर झांक के देखूं, तो इतना बड़ा पहाड़ जो दिख रहा है ना अंदर, जो समुद्र के अंदर है, वो जो छुपा हुआ है, वो जो है वो मेन प्रॉब्लम है, ना कि मीनोपॉज। तो मैं आज अपनी बहनों को सबको ये चाहूंगी, प्लीज आप एक बार बैठें, अपना एक कॉपी लें, अपनी नोटबुक पे नोट करें जो जो मैं पॉइंट बोलती हूँ, क्योंकि मीनोपॉज का ट्रीटमेंट हम लोग कर देंगे। मीनोपॉज का ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, एक हार्मोन देना है आपको, एक कैल्शियम की गोली देनी है, एक सप्लीमेंट देना है, आपको बार बार बुलाना है, इन्वेस्टिगेशन करानी है। ये मेरा एम नहीं है आज के लेक्चर का। मैं चाहती हूँ कि आप होलिस्टिक अप्रोच से ऐसे फिट हो जाएं, जैसे सनसेट होता है ना, कितना सुंदर लगता है, तो हमारी लेडीज ब्यूटीफुली सनसेट के टाइम से, सनसेट ज्यादा सुंदर लगता है जो कि सनराइज से, सो इतना ग्लो करें, इतने अच्छे रहें कि उनको कोई फील ही ना हो। मेरा मकसद आज के लेक्चर का ये है। सो मैंने इसलिए इसको कहा कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, प्लीज सारी प्रॉब्लम को आप मेनोपॉज का नाम मत दें। तो ये जो एज ग्रुप होता है 40 to 55 ईयर्स का, इसमें अगर हम अगर पूरा विजन देखें, पूरा व्यू दें, तो इसमें कितनी टाइप की प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इश्यू, ओके डेफिनेटली, क्योंकि आप 40-45 साल में ही सारे, किसी को शुगर शुरू हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को फैमिली लॉस हो जाता है। तो हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है इस उम्र में जो स्टार्ट होते हैं। और सेकेंड, फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड को कैंसर हो गया, किसी का जॉब लॉस हो गया, किसी के बच्चे सेटल नहीं किए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई। सो फैमिली में रिलेशनशिप्स और चीजें, बिकॉज इनसे क्या होता है, कई बार जैसे अब मेनोपॉजल चेंजेस है, साइकोसेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक से नहीं बन पाए, तो हस्बैंड को पता ही नहीं किसके अंदर क्या हो रहा है, वो बोला इतनी चिड़चिड़ी सी हो गई है, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, देन ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उससे क्या होता है, फैमिली और डिस्टर्ब हो जाती है, वो दोनों समझते नहीं। तो जब भी मेनोपॉज के प्रॉब्लम को लेके जाएं,
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हस्बैंड को भी डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं, ताकि जो हस्बैंड है वो भी समझे कि लेडी में इस उम्र में क्या बदलाव हो रहे हैं। सो दैट ऑल्सो बिकम अ पार्ट, नॉट दैट ही जस्ट निग्लेक्ट कि ये लेडी अब ऐसे बिहेव करने लगी है, उसको छोड़ दो एंड ये सब कर दो। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम आई फेल्ट व्हेन आई डू द काउंसलिंग, it is not menopause is what's very small, but main problem is something else, right? सो थर्ड आता है वर्क प्लेस प्रॉब्लम। नाउ मैक्सिमम लेडीज, आजकल सब लोग देखो शादी करने से पहले पूछते हैं कि लड़की क्या काम कर रही है। इनकम सबको दो चाहिए और घर का काम भी चाहिए। जो लेडी है उसका भी तो कुछ होता है ना, कि मतलब कि वो भी अपने काम पे जहाँ काम करती है उसको भी एक इज्जत चाहिए। पर कहीं क्या होता है वर्क प्लेस पे और जो घर पे है वो बैलेंस नहीं कर पाती। बहुत कम लेडीज होती हैं जो बैलेंस कर पाती हैं, उनको सपोर्ट मिल पाता है। बट अगर हम सच्चाई कहें, हम के कोई मैं नहीं कह रही, हम सब नारा लगाते हैं सब सेम है सब कुछ है, बट सबको पता है अंदर से कि कितना अंदर से सिस्टम खोखला है और कितना वो है, वो हम लोगों को पता है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट वर्क प्लेस पे और आपकी फैमिली पे आपको अपना एक बुक लेनी है आज से, इसमें लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो आपके हाथ में है, ना डॉक्टर के हाथ में है, ना मेनोपॉज के हाथ में है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज एक ऐसी वो है, जैसे मेरे फादर हमेशा मेरे को बचपन से कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हाथ ऐसे हो देने वाला, कभी तुम्हारा हाथ ऐसे ना हो मांगने वाला ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था कि मैं कभी डाउरी नहीं देना चाहता, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि कोई तुमको तुमसे कोई पैसे ले ले बट तुम किसी से ना मांगो। जब हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। यू नो माय टीचर यूज्ड टू से विटामिन एम, we have all vitamin A, B, C, D. Financial issue, vitamin money, money is also vitamin M. You know, if you have your own vitamin M, you will be like glowing like anything. So this is also important. One should always use vitamin M for yourself, right? नाउ कमिंग टू द हेल्थ इश्यूज। जो हेल्थ इश्यू है, मैं आप लोगों को ताकि तुरंत याद रहे, नॉर्मली हम भूल जाते हैं कि हेल्थ इश्यूज में क्या है, तो मैंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच ली है। मतलब ब्रेन से स्टार्ट करेंगे नीचे तक जाएंगे, हेड टू टो, राइट? लाइक ताकि आपको याद रहे कौन से सिस्टम में क्या हो रहा है, इजी टू रिमेम्बर एंड दिस थिंग। देन ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम ऑल। आपने देखा होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन हेल्थ की क्या है। हम लोग सोचते हैं कोई किसी को बुखार नहीं है, किसी को कैंसर नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो बंदा हेल्दी है। नहीं, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मीन्स आप फिजिकली फिट हो, कोई बीमारी नहीं है, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ, फिजिकली आप फिट हो कि नहीं हो, मेंटली आपका मेंटल लेवल कैसे, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं है, और स्पिरिचुअली जो हमारे जितने रिलीजन हैं सब टाइप के वो कितना स्ट्रेंथन करते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट ऑल्सो हेल्प अस इन अवर हेल्थ। सो हेल्थ completely only then when we are physically, mentally, socially, spiritually and are fit. So that is very very important. Now coming to the, let us start from the this thing. I think this slide just the main diagram is missing. This is the system wise approach, no problem. So first of all, I will go for the brain. Just we can keep it here only, no problem. That diagram is missing in this, no problem. So brain is our central nervous system. See, अगर आपको कहीं किसी गांव में जाकर कोई काम कराना है तो आप सरपंच से मिलोगे, राइट? सो ब्रेन जो है हमारा वो क्या है, मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो अगर आप देखोगे मीनोपॉज में क्या सिम्टम होता है, पेशेंट जो होते हैं लोग उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल रिएक्शन, कि आजकल बहुत गुस्सा दिखाने लगी है, चीजें पटकने लग जाती है, जब देखो रोना शुरू कर देती है। नहीं, और इसको लोगों ने नाम दे दिया क्या, हिस्टेरिकल रिएक्शन। अगर तुम इसकी डेप्थ में जाओ, इस चीज की डेप्थ में जाओ, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस लेवल, एक होता है सब कॉन्शियस लेवल। जब लड़की की शादी नहीं होती तो उसके माँ बाप उसको बड़े प्यार से पालते हैं, ज्यादा काम नहीं, वो एकदम अच्छे से रहती है, कोई उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता। बट शादी के बाद लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो क्या करती है, फैमिली को आगे रखती है, उसकी अपनी इच्छा होती है वो दबा देती है। वो 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक जितनी सारी इच्छाएं दबी रहती हैं, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है आपका वो उसको दबाए रखता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देता। बट 15-20 साल का लंबे टाइम के बाद क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जो सारी दबी हुई इच्छाएं थी, सब कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है कॉन्शियस माइंड को। तो वो जो लेडी की सारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टेरिकल रिएक्शन, कि रोना शुरू कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी किसी को वो कर दिया। तो ये जो चीज है, तो मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि ये प्लीज सिर्फ हार्मोन को दोष मत दो। आप देखो, आप एक कॉपी पेन लो, आप अपना नोट करो कि आपकी कौन सी इच्छाएं हैं बचपन से लेके अब तक जो आप पूरा नहीं कर सके हो, और उसको धीरे धीरे एक एक करके उसको कंप्लीट करने दो।
कई बार देखा नहीं, लोग जो हम लोग कई आश्रमों में जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां वो जो बाबा लोग वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारे मन में आया वो करो। तो मैं कहती बचपन से ही वो करो, अगर अभी तक नहीं कर सके तो अब से करना शुरू कर दो ना। जब आप अपने मन की करना शुरू करोगे तो आपका अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपका अपने आप इतना खुशी मिलेगी। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक करने के लिए कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज ये बहुत जरूरी है कि आपकी फिजिकल डिमांड्स, आपकी ईगो की डिमांड, आपकी एस्टीम की डिमांड, आपकी रिस्पेक्ट, ये सब चीजों को पूरा होना जरूरी है, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। मीनोपॉज ओनली बहुत कम परसेंटेज है, उसको हम लोग डॉक्टर देख लेंगे, उसके लिए हम आपको दवाई दे देंगे, हार्मोन्स दे देंगे, जो चाहिए वो दे देंगे। बट उससे पहले आपका होमवर्क है कि आप अपने बारे में सोचें, अपना लिखें, अपने गोल्स लिखें, क्या आपकी इच्छाएं हैं, कहाँ आप घूमना चाहते हैं, आप उसको लिखें। सेकेंड कम्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने देखा ना, कभी भी हम कहेंगे पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, इमरजेंसी है, भागो भागो, पेशेंट को चेस्ट पेन हो गया। कभी ये सोचा है कि ये हार्ट अटैक इमरजेंसी नहीं है? इस बेचारे हार्ट को 25-30 साल का टाइम लगा, जो आपने इतना गंदा खाना खाया, जो भी जहां सड़क से खा लिया, तेल इतना खा लिया, चीनी इतनी खा ली, जहां जो मिला खा लिया, बासी खा लिया, प्रिजर्व किया हुआ मॉल में खाना खा लिया। क्या आपने सोचा कि हार्ट अटैक इमरजेंसी है? हार्ट अटैक इमरजेंसी नहीं है। 25 साल लगे बेचारे आपको, हार्ट को सारा फैट उसके अंदर डिपॉजिट होने में, आर्टरीज को वो होने में, तब कहीं जाके हार्ट अटैक हुआ। यस, हार्मोन्स का रोल है, क्योंकि हार्मोन्स अब जब इस उम्र में अब आपकी एज ढलने लगती है तो हार्मोन्स भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं, तो वो एग्रीवेट होके आपके सामने आ जाता है। उससे पहले वो एग्रीवेट नहीं हुआ क्योंकि हार्मोन थोड़ा प्रोटेक्ट किए हुए थे, बट उसके बाद वो एग्रीवेट हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एचआरटी ले लिया तो आप अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे। तो आपको देखना है कि आपके हार्ट की या आपके खाने पीने की क्या प्रॉब्लम है, आपका एक्सरसाइज पैटर्न क्या है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ईस्ट्रोजन का इफेक्ट आता है, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट आता है, बट उसके साथ साथ आपके लाइफस्टाइल जो 40 साल आपने बिताए उसका भी मेजर असर वही है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो कि हम खाना खाते हैं, जो हम खाना पचाते हैं, अगर हम देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है 40 साल के बाद, तो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है। जो खाने को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है वो थोड़ा कम होती है। तो खाना हम उतना ही खाते हैं, बट काम हम पहले से बहुत कम कर देते हैं, तो इम्बैलेंस हो गया। तो इनपुट ज्यादा हो गया, आउटपुट कम हो गई, जिसके कारण फैट जमा होना शुरू हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया और फैट डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर हम अपने पुराने ग्रंथों में देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा खाना है वो ही हमारी मेडिसिन होना चाहिए। उसके अलावा अगर हमारा खाना हम मेडिसिन के फॉर्म में खाते हैं तो हमको बाहर की कोई मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं है, हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो आपको अपने खाने में देखना चाहिए कि प्रोटीन होना चाहिए, एडिक्वेट फाइबर होना चाहिए, फिर मिल्क है, या फिर जो भी विटामिन डी के लिए आपको सन में बैठना है। तो अगर आप पूरा एक अच्छा सा संतुलित आहार बनाएंगे तो आपको कभी मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्मोन्स का इफेक्ट आता है, बट उसके अलावा आपको इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देन कम्स अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, जो हमारा बच्चेदानी है, अंडकोश है, इस पे जरूर इफेक्ट आता है। मिनोपॉज का सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट जो आता है मिनोपॉज का इसी के ऊपर आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्योंकि जब हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो जो हमारा यूट्रस है उसका साइज छोटा होने लगता है। जो वेजाइना है, रिलेशनशिप वाला एरिया, उसमें वो सिकुड़ने लगती है। जो ब्लड सप्लाई उस एरिया की होती है वो काफी कम हो जाती है, जिसके कारण अगर आप देखोगे इस उम्र में यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। बिकॉज जो ब्लैडर का नीचे वाला एरिया है, जो एरिया है वो इतना पतला हो जाता है कि थोड़ा सा भी कुछ लगने से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ब्लड सप्लाई कम होने से इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप देखोगे डिस्चार्ज होता है, वेजाइनली डिस्चार्ज होना, पेशाब का बार बार होना, कभी कभी ब्लड का आ जाना, ये सब मीनोपॉजल सिम्टम होते हैं, बिकॉज वो एरिया थिन हो गया हार्मोन के कारण। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से या लोकल क्रीम से इस प्रॉब्लम को जरूर हेल्प मिलेगा। और रिलेशनशिप बनाने में भी मुश्किल होता है इस उम्र में, तो जो हार्मोन्स हैं या क्रीम्स हैं वो इसमें जरूर हेल्प करती हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट सिस्टम जो हमारा आता है वो आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लाइक हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं ये ओस्टियोपोरोसिस एज के कारण भी होता है 40+ के बाद, बट हार्मोन्स थोड़ा इस ओस्टियोपोरोसिस को एग्जेजरेट कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट और कैल्शियम का सप्लीमेंट जरूरी हो जाता है।
और एक्सरसाइज, बिकॉज आपको अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखना है, ये नहीं कि आप कोने में बैठे रहें और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट आजकल सबके पास वॉचेज होते हैं जिसके अंदर पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, आपने कितने स्टेप चले, तो आप कम से कम 3,000 से लेके 10,000 स्टेप तक का कोई टारगेट रख के रोज आपको जैसे खाना खाना है ना, वैसे ही आप सोचिए आप खाना मत खाइए जब तक आप एक्सरसाइज मत करिए। आप बोलो कि आपको खाना तभी मिलेगा जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लोगे। खाने की भूख लगती है ना, हम खाना खाते ही हैं, तो सेम अगर हम अपने रूल लगा लेंगे अपने फिटिस्तान के लिए, सी आज इस फिटिस्तान में फिट होने के लिए हमको ये गुरुमंत्र लेना चाहिए कि हम 1 घंटा फिट रहने के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे हमारे फिटिस्तान के लिए, ताकि तभी हम खाना खाएंगे। जैसे व्रत रखते हैं खाना बाद में खाते हैं ना, वैसे रोज ये मैसेज दें हम अपने आप को, तो एक बहुत अच्छा हमारा जो शिल्पा और पुनिया ने शुरू किया है, क्या पता हमारा भारत एक आइडियल एग्जाम्पल बन जाए। वी शुड सी बिग ड्रीम्स, ताकि कल को हमारे लोग हमारे पास आए देखने के लिए, फिटिस्तान कौन सी जगह है देखें जरा जहाँ सारी जनता फिट है, राइट। सो ऐसा बड़ा ड्रीम रखना चाहिए हमको इसको सोचने के लिए, ठीक है। तो ये करते हुए अब अगर हम मेन प्रॉब्लम जो होती है नेक्स्ट हम समझेंगे कि इस एज ग्रुप में लेडीज में क्या प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फाइब्रॉइड आपने सुना होगा कि वही गठोली हो गई है, ट्यूमर हो गया है। जो फाइब्रॉइड होता है बच्चेदानी में, यूट्रस में, इससे क्या होता है, इससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम लेडीज को, हम ओपीडी में जब बैठते हैं, मैक्सिमम लेडीज इस प्रॉब्लम से आती हैं कि 40-41 का उनको ब्लीडिंग सडनली शुरू हो जाती है, फिर उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। ये जो फाइब्रॉइड होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये कोई कैंसर नहीं होता, ये एकदम बेनाइन ट्यूमर है, इसमें कभी कैंसर नहीं होता। अगर फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से कम है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते या ऑपरेशन नहीं कराते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फाइब्रॉइड का आजकल मेडिसिन भी अवेलेबल है जिससे कि फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो जाता है। तो फाइब्रॉइड को देखते ही सीधा बच्चेदानी निकलवाने के लिए मत सोचिए। और फाइब्रॉइड का इलाज है, और फाइब्रॉइड से कैंसर बहुत रेयर है, 0.01% कैंसर का चांस है, इससे कैंसर नहीं होता है। दूसरा, अगर जिन लेडीज के बच्चे ज्यादा होते हैं, जैसे 7-8 डिलीवरीज हो रखी हैं, और जो लोग काफी हैवी काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, लेकिन सर पे सामान ढोते हैं, या पोछा लगाते हैं, या काफी हैवी काम करते हैं, उनका बच्चेदानी कई बार अपनी नॉर्मल पोजीशन से खिसक के नीचे आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स यूट्रस। ये हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी होता है, क्योंकि हार्मोन जो टिश्यू होता है इस एरिया का वो वीक हो जाता है। प्लस अगर आपको बहुत कब्जी रहती है, कई लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, डेली कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कफ रहती है, क्रॉनिक कफ। इंडिया में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है हमारी सिटीज में कि हम लोग हमेशा कफ करते रहते हैं। जो कफ करने से क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन करने से क्या होता है, जो हमारा पेट है उसके अंदर प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि वो जो बच्चेदानी है इसको नीचे की तरफ धकेल देता है। अब बच्चेदानी जब नीचे की तरफ धकेलता है तो उसके आगे पेशाब की थैली होती है, और पीछे जो पैखाने वाला रहता है जहां से स्टूल पास करते हैं वो होता है। तो ये दोनों भी खिसक के नीचे आ जाते हैं। अब जब पेशाब की थैली नीचे आ जाती है तो यूरिन पास नहीं हो पाता आपको। कई लेडीज को हाथ से अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है तब यूरिन पास कर पाते हैं, जब बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये जो है प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका इलाज संभव है, ये कोई खास नहीं है, तो छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है, या एक रिंग पेंसिल टाइप से एक छल्ला आता है वो हम डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चेदानी अंदर चला जाता है। जरूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन ही कराना हो। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, इलाज से इम्पोर्टेंट है परहेज। आपको हैवी वर्क, कोई बहुत हैवी चीज नहीं उठानी चाहिए। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, आप अपना दवाई ले लीजिए, जैसे लैक्टोलोज आता है जो कि पीने से, जा इसबगोल का हस्क आता है जो पीने से आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कफ अगर है उसके लिए, अगर आप देखो विटामिन सी का हम लोग टैबलेट खाते रहते हैं, जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें अगर आप पढ़ो, जैसे हम लोग अंग्रेजों की वो सुनते हैं ना, एन एप्पल अ डे फ्रेज कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट, वी ऑलवेज लिसन। जो आंवला है, इंडियन गूसबेरी आंवला, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, उसके लिए पता है क्या कहा गया? एन आंवला अ डे कीप डेथ अवे, वो डेथ को ही दूर कर देता है, इतना महान है वो। सो अगर आप च्यवनप्राश खाते हैं, जहाँ विटामिन सी, ये जो आंवला है, अचार या कुछ, मेरे फादर इन लॉ ने इस पे एक स्टडी भी किया था, उस पे जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनको जब आंवला का रसायन पिलाया गया, उनकी लाइफ 3 डेज से बढ़ के 6 डेज हो गई। वो इतना, उनकी जो नर्व डिजेनरेट हो गई थी रीजनरेट हो गई, इतना इंपॉर्टेंट है। हम ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी ये खाते हैं, बट हम लोग अपनी इंडियन गूसबेरी नहीं खाते हैं। सो ये जो इंडियन गूसबेरी है ये एकदम अमृत बान है। इसका प्रयोग भी हो चुका है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। आप च्यवनप्राश के फॉर्म में खाएं, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी तो इन्फेक्शन कहाँ से होगा? अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इन्फेक्शन हो ही नहीं पाएगा, फिनिश। सो दैट इज वाई वी हैव टू गो मोर फॉर द प्रिवेंटिव वेज रेदर देन द
टेकिंग द मेडिसिन, टेकिंग द सर्जरीज, सो वो ज्यादा है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा प्रोलैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कैंसर हमारे यहाँ जो मेन कैंसर होते हैं इस उम्र में, वो है एक है सर्वाइकल कैंसर। जो बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हैं। आजकल कई फिल्म स्टार के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं कि वो सब काफी अच्छा प्रमोट कर देते हैं, नहीं? बिकॉज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दैट इज गुड वे ऑफ प्रमोशन, लाइक सो दैट द अवेयरनेस बिकम्स इन द पेशेंट। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का इलाज है आजकल, सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट भी है और उसकी प्रिवेंशन है बाय वैक्सीन। बट वैक्सीन कब देना चाहिए? वैक्सीन शादी के बाद देने से ज्यादा फायदा होता है कि शादी से पहले, जब लड़की का शादी नहीं हुआ है, फर्स्ट इंटरकोर्स, उससे ही पहले कहेंगे आजकल सबके रिलेशनशिप होते हैं, हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे उसके ऊपर, बट फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले ऑल जितने भी इंजेक्शन है 3 डोजेज शुड बी कंप्लीट। क्योंकि मेन जो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है वो मेल से आता है, आपको रिलेशनशिप से आता है। तो अगर आप उससे पहले लेते हैं तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद आप ले सकते हैं, पर उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जितना कि बिफोर फर्स्ट इंटरकोर्स आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से मिलता है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगा लिया तो उसके बाद आप ये मत समझिए कि आपको कैंसर नहीं होगा। बिकॉज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर के कम से कम बहुत सारे स्ट्रेन हैं, 15-20 से लेके और भी ज्यादा स्ट्रेन हैं। पर जो वैक्सीन दिया जाता है वो सिर्फ 4 स्ट्रेन के लिए दिया जाता है, 4। सो क्या पता आपको दूसरे स्ट्रेन से कैंसर हो जाए। तो कैसे पता करेंगे कि हमको हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है। हम सब लोग घर में कहते हैं ना पापा, आई जस्ट आस्क द पेशेंट रिमेम्बर पापा। पापा का लास्ट का ए हटा दो तो क्या बन जाएगा? पैप। पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट आपकी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करता है। ये बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा सकते हैं, उसके नेक्स्ट स्लाइड जाएं, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखो पैप स्मीयर। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ब्रश होता है जो बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में हम लेते हैं, उसको घुमाते हैं, ना कोई काटना होता है ना कुछ, फिर इसको हम लोग भेज देते हैं जांच के लिए। तो इससे ये पता चल रहा है, क्योंकि हम अपने शरीर का सारा हिस्सा देख सकते हैं, आंखें, सर, पैर, राइट, ब्रेस्ट भी हम लोग देख सकते हैं। पर ये जो हिस्सा है शरीर का, जो बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा है, ये हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो इसके लिए ये पैप्समियर टेस्ट बहुत जरूरी है। और ये कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, इसके सिम्टम बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होते, जैसे किसी को थोड़ा पानी जा रहा है, दांत जा रहा है, लोग बोलते हैं हल्का ब्लड आ रहा है, कि बहुत कॉमन होता है जो कि इन्फेक्शन में भी होता है। बट ये सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। तो ये टेस्ट जिसका भी उम्र 35 से ऊपर हो जरूर कराना चाहिए। एंड अगर ये नॉर्मल है तो हर 3 साल बाद कराना चाहिए। ये हमको सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकता है। टाइमली ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाली जा सकती है। पर कभी भी ये मत सोचना, क्योंकि मेरे को लगता है कभी कभी लोग जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगा लिया वो सोचते हैं हम तो, अब हमको तो कैंसर हो ही नहीं सकता। बट वो ये मतलब उसमें मत रहे कि ये हमारा फ्री हो गया, नहीं। पैप स्मीयर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे आपने वैक्सीन लगाया है चाहे आपने वैक्सीन नहीं लगाया है। वैक्सीन सिर्फ 4 स्ट्रेन से बचाता है, जबकि पैप स्मीयर आपको बताएगा कि आपके शरीर के अंदर जो बच्चेदानी का लोअर वाला हिस्सा है सर्विक्स, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत लंबा टाइम देता है, 5 से 10 साल का टाइम देता है कैंसर बनने से पहले। पर अगर हम उस टाइम में नहीं करवाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि 3 साल, एवरी 3 years, बिकॉज मिनिमम टाइम टेकन फॉर दिस इज 5 to 10 years टू बिकम कैंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कैंसर इस एज में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। हर कोई ब्रेस्ट कैंसर से बहुत भयभीत रहता है, बट जबकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमको ये पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका कैसे हम लोग पहले डिटेक्ट करें। तो हर मैं अपनी बहन को बोलूंगी कि जब आप महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आपको कुछ नहीं करना है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आपको ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन ऐसे नहीं करना, फिंगर से नहीं करना, फ्लैट ऑफ हैंड, द हैंड शुड बी फ्लैट लाइक दिस, ऑल 4 फिंगर्स फ्लैट हैंड। फ्लैट हैंड से आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करिए, आप देखिए कोई लंप है कि नहीं है। अगर उसमें कोई लंप है, और प्लस एक्जिला, जो हमारा एक्जिला होता है उसमें भी देखना होता है, वहां पे लिम्फ नोड होते हैं छोटे छोटे। तो हर महीने एक बार शीशे के सामने खड़े होके आप अपना एग्जामिनेशन जरूर करें। अगर आपको लगता है, क्योंकि नंबर 1 आप क्या देखेंगे उसमें, आप देखेंगे निप्पल वाला एरिया जो उसमें कोई चीज तो नहीं है, आपके स्किन में जो ब्रेस्ट का स्किन है उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, वो कहीं संतरे जैसी स्किन तो नहीं दिख रही है, वो भी कैंसर का साइन होता है ना, जैसे संतरे जैसा डॉट डॉट पड़ जाता है उसमें, संतरे में स्किन ऐसे ड्रप्ड होती है, या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है। 1 मंथ में एक बार एग्जामिनेशन करने से अगर हमारी आदत रहेगी, मैं चाहूंगी आप अपने लिए हेल्थ के लिए एक नोटबुक लगा लें। क्योंकि हेल्थ चेकअप करवाना, हेल्थ का जो भी आपका इश्यू है
वो आप अपना एक हार्ड कॉपी में रखें और उसमें आप लिखें एवरी मंथ यू हैव डन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, राइट। आप चेक करें, आपने पैप्समियर किया, टिक कर दिया उसको। आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए कि इस साल की मेरी चेकलिस्ट क्या है, हेल्थ चेकअप मैंने किया कि नहीं किया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया कि नहीं किया। क्योंकि हेल्थ चेकअप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ चेकअप में आप बहुत कम पैसे में आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। पर हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी होती है जब तक हम बहुत बीमार ना हो जाए, खासकर हमारी लेडीज की होती है, वो एक तो बताने से शर्माती हैं, किसी का बेटा होगा, किसी का वो होगा तो कहेंगे नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम बताने से उनमें अभी भी शर्म आती है कि मैं कैसे बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम को किसी को बताऊं। क्योंकि हमारे पास ओपीडी में इंडिया में मैंने देखा था, जो बेचारी माताएं होती हैं 60-70 साल में, कैंसर सर्विक्स स्टेज 4 लेके आती हैं। अब उनके किसी के पति की डेथ हो गई, किसी ने घर में गांव में ध्यान नहीं दिया, किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। अब वो क्या बोले, वो तब आती है जब कैंसर इतना बढ़ जाता है कि वो ब्लैडर के अंदर, पेशाब की थैली में कैंसर चला जाता है, उसका पेशाब बंद हो जाता है और पीछे पैखाने के रास्ते में रेक्टम में चला जाता है, वो स्टूल नहीं पास कर पाती। जब वो ये पास नहीं कर पाती तब आपके पास आती है, जबकि ये चीज हम बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते थे। उससे क्या फायदा होगा, पहले डिटेक्ट करेंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। हमारी माताओं को जो बेचारी इस उम्र में सफर करती हैं, हम उनको इस दशा में नहीं देखेंगे। हम कहने को तो माँ को प्यार करते हैं, पर मैं ये कहूंगी कि सबको, हमको आज एक ओथ लेना चाहिए अगर फिटिस्तान के लिए, दैट जब भी हमारी माँ का बर्थडे हो, जब भी हमारे फादर का बर्थडे हो, तो उनको एक हेल्थ चेकअप गिफ्ट में दें। कपड़ों का क्या है, सोने का क्या है, इन सब चीजों का कोई काम नहीं। अगर आप एक हेल्थ चेकअप उनको गिफ्ट देते हैं मैरिज एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे, तो इस बहाने चले उनका हेल्थ चेकअप कराने, ताकि कोई चीज डिटेक्ट की जा सके। जैसे मैंने देखा था, एक गाँव था, वहां पे शादी में 1,000 पेड़ देते थे, पेड़। तो इससे कितने सारे पेड़ लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी इनिशिएटिव होते हैं, तो हमारा हेल्थ के लिए अगर हम उनको ये गिफ्ट देना शुरू करें तो कितना अच्छा होगा। उनकी भी हम एक डायरी बनाएं, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो वो डायरी ले जाए, तो डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने माँ बाप की डायरी बनाई है, हेल्थ कभी बनाई है, कभी हमने देखा भी नहीं, कभी हम चेक भी नहीं करते। हम लोग डॉक्टर होके भी कुछ ऐसा काम नहीं करते, जिनके कारण हम लोग डॉक्टर बने, जिनका हमने इतना वो किया, हमारा भी उनके प्रति फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें। तो अगर हम ये भी कर देते हैं कि हेल्थ चेकअप में, लेडीज की हेल्थ चेकअप में कोई खास नहीं, अगर आप देखोगे उसमें क्या क्या आता है, एक पैप्समियर आती है, अल्ट्रासाउंड पेल्विस की कोई ट्यूमर तो नहीं है बच्चेदानी में या ओवरी में, कोई गांठ तो नहीं है, फिर मेमोग्राफी ब्रेस्ट के लिए कोई लंप तो नहीं है, लिपिड प्रोफाइल हार्ट के लिए कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, ईसीजी हार्ट ठीक ठाक है, सीबीसी हीमोग्लोबिन और टीएलसी काउंट ठीक है, ब्लड शुगर कहीं डायबिटीज तो नहीं है, और गुर्दा रीनल फंक्शन। कितना पैसा लगता है इसमें, मिनिमम 2,000 से ज्यादा पैसा नहीं लगेगा अगर आप ये हेल्थ चेकअप एवरी ईयर कराते हैं। बट अगर टाइमली आप डिटेक्ट कर लेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। आप टाइमली कितने, बाद में लोगों को अपना सब घर बार बेच के आईसीयू में एडमिशन कराने के लिए सब कुछ दांव पे लगा के आना पड़ता है। बट अगर हमने टाइमली हेल्थ चेकअप सिर्फ 2-3 हजार में किया होता, तो बहुत टाइमली, आप तब तक टाइम होता है आपका चीजों को मैनेज करने का, फाइनेंशियल चीजों को अरेंज करने का, तो आप कर सकते हैं। और ब्रेस्ट के लिए क्या होता है, एक तो हो गया आपका सेल्फ एग्जामिनेशन, सेकंड आपका क्या होता है, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो ब्रेस्ट का, फिर मेमोग्राफी कर सकते हो। मेमोग्राफी एक एक्सरे होता है, मेमोग्राफी ज्यादा मतलब एक बार करा लिया क्योंकि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड आप कई बार करा सकते हो, उसका ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर आपको कोई लंप मिलता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो एक एफएनएसी होता है। एफएनएसी मीन्स एक नीडल डालते हैं उस लंप के अंदर और थोड़े से सेल्स को निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई कैंसर का बदलाव है या नहीं है, ताकि आप फिर डॉक्टर के पास मिलके पूरा प्रॉपर ढंग से उसका इलाज करवा सकते हैं। तो ये हेल्थ चेकअप और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, अब थोड़े से सॉल्यूशन, ये थे थोड़े हेल्थ इश्यूज जो कि हमको इस उम्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अब हम आएंगे कि हम कैसे इनका थोड़ा सा हल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल, नेक्स्ट स्लाइड। नो, आई थिंक बिफोर दैट लाइफस्टाइल, नो प्रॉब्लम, दैट इज दिस इज मिसिंग, आई थिंक इन माय कंप्यूटर इज देयर। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारा क्या है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आप कम से कम अगर 3,000 से लेके 10,000 स्टेप चल भी सकते हैं, सिर्फ घर में चलते रहिए, किसी के पास कोई बहाना नहीं है, आप घर में ही चलते रहिए, अपनी घड़ी मान लीजिए, कम से कम 3,000 से स्टार्ट करिए, 10,000 तक एम रखिए। तो एक्सरसाइज करना है। दूसरा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है। हम अपने लाइक इस बहाने आप सन में सी, सूर्य नमस्कार के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं मॉर्निंग के टाइम, जब सन को देखते हैं, तो विटामिन डी आपको मिलता है, और आप फ्रेश एयर में जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। फिर आपके पूरी, अगर आप उसके देखो एक्सरसाइज, उसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो आपके सारे जॉइंट खुल जाएंगे, आपकी हड्डियां ठीक रहेंगी और आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी रहेगी। तो अगर हम फर्स्ट 3,000 स्टेप वॉक कर लेते हैं, फिर 5 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, राइट, एंड थोड़ा सा अगर जुम्बा है, किसी को डांस करने का मन है, जिसको जैसा भी है, फास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं।
क्योंकि जो फैट मोबिलाइज होता है वो एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद, एक्सरसाइज के बाद मोबिलाइज होना शुरू करता है। उससे पहले तो हमारे जो लिवर में ग्लाइकोजन है सिर्फ वही यूज होती है। तो अगर आपको वजन कम करना है या आपको फिट रहना है तो कम से कम 45 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये नहीं कि जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो पहले दिन से शुरू हो जाए। पहले 7 दिन में आप सिर्फ वॉक करिए, जैसे 1 किलोमीटर, फिर थोड़ा बढ़ाइए। मंथली अगर बीच में छूट जाता है अगेन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सडनली करते हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको पेन ज्यादा होगा, फिर आप बैठ जाओगे। इससे अच्छा है कि स्लोली स्लोली अपना लेवल इंक्रीज करते हुए आप एक्सरसाइज करेंगे। और डाइट, डाइट में आपको एक नियम बनाना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फैट को कट डाउन कर देते हैं, फैट मत खाओ। बट फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट्स एंड फॉर योर ब्रेन फंक्शन, राइट। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवरी के बाद फैट खत्म कर देते हैं, पर बच्चे को बेचारे को जो दूध मिलना है उसमें अगर फैट नहीं होगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको डीएचए और वो सब कैसे मिलेगा। तो इसके एक सिंपल तरीका ये है कि जो मिल्क होता है ना सुबह, एक बहुत अच्छा वो है कि आप 1 गिलास मिल्क लें, गाय का मिल्क लें, भैंस का मत लें, उसमें फैट ज्यादा होता है। उसमें 5 आलमंड, 5 बादाम और 2 अखरोट डाल दें। ये आपका कितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, कितने भी वो हैं, चाहे वेजिटेरियन है, अगर आप इसको बॉयल करके रोज लेते हैं, आप देखना जब आप पियोगे ये आपको 4-5 घंटे भूख ही नहीं लगेगा, और आपका स्किन भी अच्छा रहेगा, आपको बॉडी को फैट ही मिल जाएगा। बाकी फैट आपको नहीं खाना, मत खाओ, इससे भी काफी फैट आपको मिल जाता है बॉडी के लिए। तो फैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और इंडियन डाइट में वेजिटेरियन होने के कारण प्रोटीन काफी डेफिशिएंट रहता है। तो सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ स्प्राउटेड दाल, नॉर्मली क्या होता है लोग एक दिन खाते हैं फिर अगले दिन भूल जाते हैं, तो आपको स्प्राउटेड दाल, अगर प्रोटीन का सोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसल लीन बॉडी मास में देखें तो मसल मास है इंडियन लेडीज का वो बहुत कम होता है, इसलिए स्ट्रेंथ काफी कम रहती है। तो प्रोटीन किसी ना किसी ढंग से लेना है, वैरायटी ऑफ प्रोटीन लेना है, एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो कम से कम अगर आपका वेट 60 kg है तो आप देखो किन प्रोटीन से आप, जैसे अगर आपने 2 कटोरी दाल ले लिया, एक स्प्राउटेड वाला ले लिया, एक बिना स्प्राउटेड वाला ले लिया, फिर पनीर ले लिया थोड़ा सा, मे बी 4-5 पीस पनीर। पनीर बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेना चाहिए क्योंकि काफी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज में। तो प्रोटीन लिया तो पर थोड़ा उसका प्रोटीन फॉर्म में ले लिया, और उसके अलावा लोबिया है, जैसे राजमा है, ये सबको आप सफिशिएंट अमाउंट में ले लीजिए। और बॉयल्ड अगर ले सकते हैं तो उसका येलो वाला पार्ट निकाल दीजिए, एल्बुमिन वाला पार्ट व्हाइट ले सकते हैं। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है जो कि हमारा मिसिंग होता है। और दूसरा विटामिन, लेडीज को विटामिन डी, कैल्शियम का सप्लीमेंट, 1 विटामिन डी का सप्लीमेंट, 1 विटामिन ई, आई थिंक ये 3 सप्लीमेंट, और प्लस विटामिन बी 12 इज ऑलवेज लेस इन अवर डाइट। So 1 multivitamin tablet, 1 calcium and vitamin D tablet, and 1 omega 3 fatty acid if you are not taking sufficient amount. So this supplement is lazim after the age of 45. At least we can start after 40. ये supplement से आपको काफी मिल जाएगा। और अगर आप ये 5 बादाम और 2 अखरोट दूध में डाल के ले लेते हैं तो भी काफी आपको फैट का कंटेंट आपका काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रॉब्लम क्या होता है लेडीज, हमारे एक ब्रिटिश में स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया था कि हम इंडियन जो हैं हम ये मान लेते हैं कि दूसरा बंदा समझ गया। बल कम्युनिकेशन, जैसे हम कहते हैं कोई बंदा अगर आपने बर्थडे बुलाया, आपने देखा कि वो नहीं आया, तो आपने मान लिया कि वो जानबूझ के नहीं आया, राइट। हम ये पहले से ही मान लेते हैं कि वो ऐसा हुआ होगा या ऐसे किया होगा। तो इस मानने से अच्छा है लेट अस डेवलप अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको कुछ बहम है उस बंदे को उसी टाइम फोन करो। ये फैमिली में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण क्या होता है, हम अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को जलाते रहते हैं, जो कि आपके बाद में चेहरे में आता है, जो आपकी आपके हेल्थ में आता है, जो कि आपके रिलेशनशिप में आता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है वो आपको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए कि आप रिलेशनशिप क्यों नहीं कर पा रहे, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपकी जो मदर इन लॉ अगर आपको नहीं समझ पा रही है तो आपको देखना चाहिए उसका हल क्या है। हम ये मानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ओनली डेड डोंट हैव अ सॉल्यूशन। जब हम मर जाते तब खत्म, आप जगह मर पर लो, आप मरे जग पर लो, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बट हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप आज से एक कॉपी लें, आप देखें कि आपकी क्या फैमिली प्रॉब्लम है। आप सोचो कि इसका, अब मेरी मदर इन लॉ को ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, आप उसके साथ बैठ के एक कॉफी में, उसको एक कॉफी में ले जाओ, कॉफी पीने चलो, आप उससे पूछो आप चाहते क्या हो हमसे, राइट। आप देखो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चाहते हो, थोड़ा उसको बदलने दो, थोड़ा आप, राइट। एक एक स्टेप करो, अगर नहीं होता, बहुत तंग है, बहुत मुश्किल है, देन टेक अ डिफरेंट स्टेप, राइट। बट यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। बट किसी चीज से तंग होकर सुसाइड कर लेते हैं कुछ लेडीज, कुछ जहर खा लेते हैं, कुछ बर्न कर लेते हैं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम लोग बोलते नहीं है, लेडीज क्या है अपने अंदर ही अंदर रखती हैं चीजों को, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज से प्लीज आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें। जो लोग बोलते हैं उनका काम हो जाता है, जो चुप रहता है, माँ भी अपने बच्चे को बिना रोए दूध नहीं देती है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आप जब तक नहीं बोलोगे आपका सॉल्यूशन नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक, रीचेक, री रीचेक। आर्मी में हम लोग क्या करते थे, पहले चेक, रीचेक, री रीचेक।
जब हम 3-4 बार चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा, तो ये जरूरी है। स्लीप, सोना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इस उम्र में स्लीप ठीक से नहीं हो रही है तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पहली बात, आपके दिमाग में क्या स्ट्रेस है। जब आपको स्ट्रेस रहता है तो आप सो नहीं पाते हो ठीक से, तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, फुट मसाज, अगर आप रात को सोने से पहले अपने तलवे की मालिश करते हैं और कुछ अच्छे से बादाम रोगन का जो तेल होता है कुछ लोग अपने नाक में डालते हैं, उससे भी थोड़ा स्लीप बेटर होता है। एंड रात को सारे ग्रजेस, व्हेन आप सोते हो, आप अपनी प्रेयर, जो भी आप रिलीजन की अपनी प्रेयर करते हुए जितने भी ग्रजेस दिन में हुए किसी के साथ, उसको छोड़ दीजिए और अपने बॉडी को, जैसे होता है ना शवासन, शवासन में डाल दीजिए। शवासन सबको पता होता है ना, हम बॉडी में सीधा लेट जाते हैं, हाथ पैर खुला छोड़ देते हैं और एकदम ब्रीथ करते हैं जैसे हम है ही नहीं, जैसे आपका शरीर है ही नहीं, आप अपने शरीर को अपनी लाइफ से अलग कर देते हो। तो शव आसन में अपनी बॉडी को डाल दीजिए, कोई म्यूजिक लगा दीजिए, सिंपल रिलैक्सेशन म्यूजिक एंड फुट मसाज थोड़ा सा, और कुछ मीठा ले लीजिए ताकि आपको नींद आ जाए। या कोई भजन सुन सकते हैं आप, या कोई आप प्रेयर कर सकते हैं जिससे आपको नींद आती हो, कोई भी चीज जो भी आपको सूट करे। अगर नहीं आती तो कुछ आयुर्वेदिक हर्बल्स होती हैं, उनको आप ले सकते हो जो आपको नींद आने में हेल्प करती हैं। क्योंकि नींद नहीं आने का कारण ये होता है कि कोई ना कोई दिमाग में चीज चल रही है, जब तक आप उसको नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। और इसके बाद होता है बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द फैमिली लाइफ। अब आप देखो, कुछ जैसे हम लोग हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग जब थे तो हमने जॉब लिया कि नहीं गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैव टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट लाइक दिस। बट मैंने देखा कुछ जैसे जो लोग, कुछ लोग कोप अप कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा कि क्या होता है, गायनी में आपको हमेशा रात को 12 बजे जाना पड़ सकता है, 2 बजे जाना पड़ सकता है, 3 बजे, अगले दिन फिर आपको सेम टाइम जाना है, क्योंकि बच्चा पैदा होने का कोई टाइम ही नहीं होता। अगर आपका हस्बैंड डॉक्टर नहीं है, जस्ट सपोज करो और ब्रांच से है, वो कई बार शक करना रात को कहाँ जा रहे हैं क्या है। बट ये चीज आपको इसलिए, अगर आपने सफर किया या नहीं किया है तो आप अपने बच्चों को आगे उनको दे सकते हैं नॉलेज, कि एक तो समझाना पड़ेगा कि ये है। और अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ मेड रखिए, जाकर तो काम करने के लिए रखिए अपने। नॉर्मली कई बार सारी सैलरी हस्बैंड को दे दिया, फिर आप काम भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी जॉब बहुत टैक्सिंग है, आपको रात को भी जाना पड़ रहा है, आपको दिन में भी जाना पड़ रहा है, उधर से आप घर का भी देख रहे हो। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना भी बना लूं और मैं बच्चा भी पैदा कर, ये नहीं हो सकता, उधर से खाना जल रहा है उधर से नहीं। तो मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे को पता है मेरी ब्रांच ऐसी है कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे सकती। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपका काम, क्योंकि अगर हम काम ठीक से नहीं करेंगे वहां पे, फिर आपका बॉस या जो भी आपका सीनियर है वो डांटेगा, क्योंकि हर किसी को आपका काम परफेक्ट चाहिए। तो जब आपको लगता है कि आप काम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। आपके बच्चे बड़े हो गए, आप एक बच्चे को बोलोगे ब्रेकफास्ट में ये काम तुम्हारा है, ये कपड़े देखने का काम तुम्हारा है। आप माँ होते हुए सारा काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फिर आप सारा एकदम बीमार पड़ जाते हो और गिर जाते हो। तो इससे अच्छा है कि डेलीगेशन, वर्क का डेलीगेशन कर दो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मेड की हेल्प लो, अगर नहीं हो रहा हस्बैंड को काम दो, सबको काम दो। आप अकेले काम क्यों करते हो, आप भी एक ह्यूमन हो, आपके अंदर भी एक भगवान है। सो डेलीगेशन ऑफ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ यू आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड and your body is not same as a 25 year. You have to accept this. So this is very very important, that balance between the work and the family and the relationship is very important. So next is, सो अगर हमको एक अच्छा वो करना है, तो सबसे पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मींस आपका जो फिजिकल, दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दिस बेस्ट फिजिकल सपोर्ट सिस्टम। बेस्ट फिजिकल सपोर्ट सिस्टम मींस, जैसे अगर हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो प्लेन में जब बैठते हैं, पहले आप अपने आप को बोलते हैं कि ऑक्सीजन लो, फिर दूसरे को दो। तो अगर आपका अपना बॉडी सिस्टम हेल्दी होगा, तभी आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाओगे, तभी आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाओगे, तभी आप अपने कंट्री को सपोर्ट कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका फिजिकल सिस्टम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो हो चुका वो हो चुका, बट टेक अ चार्ज ऑफ योर बॉडी, स्टैंड अप एंड टेक अ चार्ज, मेक अ लिस्ट, व्हाट एक्सरसाइज, व्हाट टाइम, जस्ट सी व्हाट टाइम सूट यू एट दैट टाइम। नॉर्मली क्या होता है, घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई और आ गया, बच्चे का कुछ है, तो आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हो, आप अपना खाना छोड़ देते हो, आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो। पर आज से आपको कहना है कि अगर आप फिट हो तो आप दूसरों को फिट रखोगे। टेक केयर ऑफ, आई विल टेक केयर ऑफ मी फॉर यू, यू टेक केयर ऑफ यू फॉर मी। द फ्रेज शुड बी लाइक दिस, अंडरस्टैंड? बिकॉज अगर आप अपना ध्यान रखोगे, दूसरों का ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज, फिजिकल सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, लिसन टू योर हार्ट। I always say, now sit down. You have done enough work. 40 years you are working like a anything. For baby want this, husband want this, mother-in-law want this want this. Now I'm saying, please, you are also human being. Sit and ask your heart, what do you want? You also treat yourself like a queen. When you call you queen, you feel like a queen feeling. You are the queens of the god.
God has given you power to create life. You know, life is created by you. This boon is not given to anyone by any else. So you treat yourself as queen. Today onward, you call yourself as a queen. Once you call queen, you maintain your this decorum. You wear your best dresses. Don't keep in the cupboard. You think today is my day. Don't wait for your birthday. Don't wait for today. Wear the best dress. Today wear go in the best car. Go hire a car. You know, even this Rolls Royce, you can pay 1 day rent and go and take best photograph, make full of memories, make videos. When you're too old, sit near the sea and see those memories. You know, this will give you happiness. Menopause, bechara, poor menopause will do what? It will do nothing. You know, it is just simple, small hormone and this. But main thing is your own satisfied life. What do you want? So listen to your heart. Now also you can become a big businesswoman. Now you can start your business. Now you can concentrate. You can write a book. You can do now this, you know, fashion shows. You can become a queen, Mrs. India queen, and something like our Pooja Bhagat is already there, right? Sorry. So that's why I'm saying we have to be very, very cautious and see. Set your goals. What is the problem? We have never set our goals. Please set your goal. What do you want? Ask your heart. Write 10 goals only. 10 goals. Out of that 10 goals, you see in this year what which goal you can achieve. So when you achieve goals, you will feel fit and your inner happiness will come on your face. You know, then you will feel more confident. So we will treat the whole problem, not only the tip of iceberg. Okay. Make yourself more valuable. How can you make yourself more valuable? You learn some new skill. Like you are sitting, you learn beauty parlor work. You use that work for your own body. Don't make business. Okay. You use that beauty tricks for your own body, right? You learn something new, some new skill which gives you happiness. You start learning painting, start learning some new dance, make your own videos and be happy, right? Design your life. Just set your goal after 5 years or 7 years where you want to be. You want to be a businessman. You want a very nice car. You can do wonders. Human don't have limit. Only they need to be set clear goals and then start working in that direction. So take the help of spirituality also. You know, spirituality we should not neglect. I see when my mother, I was a small child, she used to take me to gurdwaras. She make me learn all Gita, all Granth. What is the effect of those? That whenever there is a problem come, I come very fast out of these. So this spirituality and these things, like why these ladies go to these temples and sit there and listen kirtan, because at that time 1 hour they are not thinking anything. You know, diversion therapy, you are thinking not, you are only merged with that god. So this also gives you inner strength. So this is not like any drama. This is very, very important aspect, and spirituality give us too much power. It should never be neglected. And the most important thing is you should surround yourself with the positive people. The people who are criticizing you, who are making you less, you know, you are not worth, you are not worth. Avoid those people. When the phone comes, cut that. Don't attend those phone calls. Just now, no try to please anybody. 40 years are gone to please others. Now please yourself. If you don't want to go any place, don't say like. Say I don't want to go. Finish. If you don't want to touch anybody's feet, don't touch. Touch only feet if you out of respect really you are touching. If you are not respecting, don't touch. Why we make ourselves false, right? Do the thing honestly, purely, and what your heart says. Okay, people will say bad, but you become what you are. Then you see the difference. Mind my language. Then you see the difference what you become. You will so happy and so light. You like your wings, you have grown now wings and you're flying in the sky. Do this. This is very, very important. Do what your heart say and you will feel like what you are not at all worried about this whole world. You are just worried about yourself, right? And you will feel so light and nicely. This sleep will come automatically. This no need of any pills. So join some clubs, make some new friends, right? This thing, because after 40 and this perimenopause is your babies are gone, your husband is busy. So make yourself busy by joining some clubs, make some friend circles, go with them for walk, laugh, and go to the restaurants and enjoy your life. Wear some new dresses and design some new dresses and go to a tour. There was a very nice poem. It says, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं जाते किसी नई जगह पर। अगर आप कई बार ऐसा काम करना चाहिए जो अच्छा लग रहा है, ये सलाह सही है, उस सलाह से भी कई बार दूर हट के काम करना चाहिए। जो सलाह फायदे की हो उस सलाह से भी हट के काम करो। कई बार हम कहीं नई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं।
तो ऐसा भी जिंदगी में हमेशा ट्रायल करना चाहिए। एक लाइफ जिसमें हमेशा प्रोटेक्शन, एक कोने में बैठ के क्या मिलेगा, 100 साल भी जी लिए तो क्या हुआ, बट एक लाइफ जिसमें एडवेंचर था, चाहे वो 1 साल की हो, क्या मजा है उसमें, एकदम जो मन किया करा, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, एकदम मस्त होके जिया, जहाँ किया डांस कर लिया, जहाँ गया खाना खा लिया, राइट। ऐसा भी एक जिंदगी हमको जीना चाहिए। Fine. Next, but not the least, is the financial independence. Financial independence is one thing. This I learned when I was in army. There was one woman, the mother of my friend. She was a surgeon. So that lady, her mother taught me this. She was not illiterate. She never gone to school. She said, Anjali, listen, I have 4 daughters. My father gave me a very large piece of land. She said, I open an account. I maintain this land. I had joint account which have less money, but less whole money I am keeping with me. She make her 4 daughters doctor with the donation, and she kept her name, all money on her name, put the nomination. She said कि लड़की जो होती है, अगर आज खूबसूरत है, कल को हो सके वो खूबसूरत ना हो, उसका हस्बैंड उसको छोड़ सकता है। बोले जो लड़का होता है वो सड़क पे भी बैठेगा तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़की अगर 50 साल की भी हो जाए, अगर सड़क पे जाए, लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसका भी रेप कर देते हैं। तो जो लड़की है उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सब कुछ है, बट इंपॉर्टेंट है। उसको एक ऐसा अकाउंट रखना चाहिए जो उसके नाम पे हो। नॉमिनेशन डालेंगे, हम कौन सा कह रहे हैं कि नॉमिनेशन में रहेगा, ताकि इमरजेंसी में कल को कोई आपको छोड़ दे तो आप उस पैसे से एक घर खरीद सकते हो, किराए पे रह सकते हो, खाना खा सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसमें आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि क्या पता आज आप सुंदर हो, लोग आपके साथ हैं, कल को आपको कोई बीमारी हो गई, आपको छोड़ दें। आपने कभी भी अपना पैसा अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर पूरा नहीं करना चाहिए। आप उनका नॉमिनेशन डालो। जब तक हम जिंदा है हमारे पास है, जब तक पैसा आपके पास है तब आपका हाथ ऊपर है। जब पैसा चला गया, बड़े बड़े लोगों ने धोखा खाया, तो एक पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, प्लीज, अभी आपकी कोई उम्र ज्यादा नहीं हुई, अभी भी आप एक ऐसा कुछ क्रिएट करो जिसमें कि आप पैसा कमा सकते हो। आप चाहे 5-5 हजार, 2-2 हजार अकाउंट में जमा करो, पर वो जमा करते रहो, वो आपकी एक सोशल सिक्योरिटी रहेगी। कल को कोई है नहीं है, आप अपना खाना खा सकते हो। ये एडवाइस आपको अपनी लड़कियों को भी देना चाहिए। डाउरी दो ना दो, बट उनके अकाउंट में जितना भी आप पैसा शादी पे डिसाइड करते हो, उससे आधा पैसा उनके अकाउंट में दो, उनको जमीन खरीद दो, उनके नाम पे रखो। वो बोलो ये आपके नाम पे है, जिसको ट्रांसफर नहीं करना। कभी इमरजेंसी पड़ जाए, कभी मुसीबत पड़ जाए, तब इस चीज को अपने लिए इस्तेमाल करना है। So to conclude, Arise, Awake. This is my favorite frame. First book I ever read out of my text is Swami Vivekananda book, and that book name was like Arise, Awake, and Stop Not Till the Goal is Achieved. So like I'm from a village, I didn't know even English. Like my parents just asked me, because 10th class I got good numbers, so my father took me to Chandigarh. Then I become a doctor. Then I went to army. Then I went to come now Oman. I wanted to see international also, so that I can get experience, so that we can work better for our country also. How the people in the outside. The aim of coming in Oman was just because of this. I just wanted to gather how the people are living. How can we improve our country? So like there is a no. Like I'm also from village. I don't know even English, but my father always pushed me. The people always guided me, and I had always a belief in me. I went in Indian Army. 5 years I served in Indian Army. How many degrees I have? MBBS, MD, DNB, DHA, MBA, PhD also. You can do anything. I also went in this Mrs. India International Queen. I become 10th also, right? I don't know even how to put a lipstick. I'm a black belt in karate, marathon I also run. Like I do anything which people say you can't do, I always try that. I said I will do that. Who can argue that I can't do? So please fulfill your dream, live the life. When you do inside thing, you are very very happy. Only that happiness can. This disease is menopause. This is very very small issue. We will treat you like this. Nothing. Only hormone therapy, calcium. I will give you, no problem. But first, do the inner journey. Search yourself, write your demands, and start treating yourself. As a doctor, we will treat you. We are always there for you. Thank you. Any question you can ask. Thank you so much, Dr. Anjali. It was so inspiring. I am going to mute everybody, and I'm going to ask people to unmute themselves, and then at that time you can ask questions. Yes, there are comments. Ab bol rahe hain, you're the best. Can I quickly ask people who have raised their hands? Yes, yes. Neeta ji, do you want to unmute yourself and ask your question? विनीता जी, आप म्यूट पे हैं, आप पूछना चाहेंगी सवाल?
हेलो मैम। मैं एक्चुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मेनोपॉज वाला पीरियड चल रहा है मेरा, तो लास्ट 2 मंथ से, 1.5 मंथ से, तो मेरा पीरियड एकदम रेगुलर था। अभी इरेगुलर हुआ है। तो बहुत लोगों ने बोला कि नेचुरली है, तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप मुझे सजेस्ट करोगे कि एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो, एक बार मैं ये कहूंगी कि जब भी जैसे, क्योंकि इस टाइम पीरियड इरेगुलर होगा, जो पीरियड जैसे नॉर्मली रूटीनली आ रहा था, जब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज होता है, लाइक पीरियड विल नॉट से टाटा बाय बाय नाउ ऑनवर्ड आई विल नॉट कम। इसमें क्या होता है, किसी किसी को पीरियड ज्यादा आता है, किसी किसी को पीरियड कम आता है, किसी किसी को 2 महीने 3 महीने बाद आने लगता है। तो ये सब सिम्टम है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए कि कोई और अंदर कोई ओवेरियन ट्यूमर या कोई और यूट्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड, हार्मोन चेक, जैसे एलएच और एफएसएच 2 हार्मोन होते हैं। अगर उनका लेवल मोर देन 40 है, इट मीन्स आपका पीरियड बंद होने का टाइम आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेनोपॉज के कारण ही है। या फिर जो थायराइड प्रॉब्लम होती है, थायराइड हार्मोन का भी जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, टीएसएच हार्मोन होता है, अगर हम वो चेक कराते हैं, कई बार वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। और आपको इस बहाने अपना एक पैप्समियर करवा लेना चाहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए, ईसीजी, इको एंड सीबीसी। तो मैं ये कहूंगी, जब भी आपको ये 40, 42, 45, जब भी ये मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, सिम्टम ऐसे इरेगुलर पीरियड्स आ रहा है, तो एक हेल्थ चेकअप करा के अपनी डायरी में मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो वी हैव दिस विल एक्ट एज ए बेस लाइन। ये हमारे लिए एक बेस लाइन का काम करेगा। फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम कंपेयर करेंगे कि 1 साल पहले हमारा यूट्रस का साइज ये था, हमारा ये था, तो डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो आप एक बार हेल्थ चेकअप से ये करवा सकते हैं, पैप्स में जरूर करवा लीजिए। ओके मैम, मैं एवरी ईयर कराती हूँ, रूटीन चेकअप में एवरी ईयर कराती हूँ। ये अभी मेरा बहुत रूटीन में ही था पीरियड। ये अभी 2 मंथ से ऐसा नहीं, हो नहीं, गया तो है ये कि होगा, इरेगुलर है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो इरेगुलर होगा ही होगा। क्योंकि क्या होता है, जो ओवरीज है उसमें एग बनना बंद हो जाते हैं, एनोवुलेशन जिसको बोलते हैं। जब एग ठीक से नहीं बनता, तो पीरियड 2 महीने बाद 3 महीने बाद आना शुरू हो जाता है। वो नॉर्मल चीज है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर आप हेल्थ चेकअप एवरी ईयर करा रहे हो, तो फिर दोबारा जरूरत नहीं है, दैट इज फाइन। तो मैं वेट करूँ क्या कि पीरियड आने का, कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ? 1.5 मंथ नहीं, हो गया है। पीरियड्स पीरियड्स आने का वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर करना है, तो आप एलएचएफएसएस करा के देख सकते हो, क्योंकि नहीं तो कई बार लगेगा कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये भी तो डाउट करता है ना। जब पीरियड नहीं आता, तो आदमी को लगता है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गया। तो ये डाउट क्लियर ओके। करने के लिए हार्मोन टेस्ट करना जरूरी है, एलएच और एफएसएच, एनटीएसएच। उससे अगर हार्मोन लेवल काफी हाई है, इसका मतलब जो पीरियड नहीं आ रहा है वो हार्मोन्स के कारण है, मेनोपॉज के कारण हो रहा है। बट अगर हार्मोन नॉर्मल है, तो चांसेस प्रेगनेंसी का हो सकता है। Last pregnancy 65 years में मिला, 4 years to 65, so we don't know in which person the pregnancy can occur. Maximum it is 15 to 45, but the reported case is 4 years is the last least and 65 is the last, so I can't say, right? So that's why pregnancy rule out करना, तो हमेशा रेकल को कहेंगे आप नहीं गए, प्रेगनेंसी हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? वो मैंने टेस्ट कर लिया, वो निगेटिव है। ठीक है, प्रेगनेंसी ठीक टेस्ट ठीक। कर लिया मैंने। वही होता है ना, हर महीने टेस्ट करना मुश्किल है ना, सो बेटर रहता है कि हार्मोन से हमको आइडिया लग जाता है, बस यही फायदा होता है। ओके। एलएस, एफएसएच, एंड थर्ड वन? LH, FSH and TSH, thyroid stimulating hormone, TSH, 3 hormones test. ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू विनीता जी। लिली, आपको कुछ बोलना था? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी एज है ना अभी 45 है। मैं जब 28 या 29 की थी, तभी मेरे पीरियड्स चले गए थे। मैंने एक दो अच्छा, बार टेस्ट भी करवाया, तो वो बोलते नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल है या मुझे कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत है? नहीं नहीं, अगर आपके पीरियड 29 में चले गए थे, तो इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। इस ओवरी जो काम अपना 40-50 में बंद करती है, अगर उसने 30 साल से पहले बंद कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं कि ओवरी ने अपना काम बनना बंद कर दिया, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये देखने के लिए कि आपकी ओवरी ने काम बंद कर दिया, आपके लिए भी एलएच एफएसएच हार्मोन से पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल है या नहीं। आपने करवाया था एलएच एफएसएच? अभी तो पता नहीं, मैंने 5 6 7 साल पहले कोई तो 2 टेस्ट करवाए थे। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, भूल गई। आप ज्यादा अपना डायरी घूम के देख लीजिए कि उसमें LHFSH है। आप मेरे को ईमेल पे लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने नहीं करवाया है, तो LHFSH के देख सकते हैं। अगर वो बहुत हाई है, मोर देन 40 है, इट मीन्स ओवरी ने बहुत पहले से काम करना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं गोनाडल डिसजेनेसिस ऑल्सो। कई बार क्या होता है, रेडिएशन के इफेक्ट से, पॉल्यूशन के इफेक्ट से, या जेनेटिकली जब आप अपने मदर के एज में होते हैं, तो ओवरीज काम करना जरूर बंद कर देते हैं। दूसरा एक कंडीशन होता है कि ओवरीज ठीक है, बट जो यूट्रस है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है,
और यूट्रस चिपक जाता है आपस में। जब आपस में चिपक जाता है तो ब्लीडिंग नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं यूट्रस का आपस में चिपक जाना, एशरमैन सिंड्रोम होता है। जैसे कभी डीएनसी हुआ हो या कभी इन्फेक्शन हुआ हो, तो जो अंदर की लेयर होती है यूट्रस की, वो ऊपर वाला, जैसे कमरे का ऊपर छत और फ्लोर आपस में अगर मिल जाए तो ब्लीडिंग कहाँ से होगा, क्योंकि वो पूरा बंद हो जाता है, यूट्राइन कैविटी पूरी ऑब्लिटरेट हो जाती है। तो एक कंडीशन ये भी हो, अगर आपके हार्मोन नॉर्मल है, उसको बोलते हैं यूट्राइन साइनेकिया, तो इन्फेक्शन का वो हो सकता है फिर। पर अगर अभी आपको बच्चे नहीं चाहिए हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना, तो आपको हार्मोन टेस्ट, तो अभी मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, एक बस। ठीक है, ये थैंक करवा यू। के आप मेरे को रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। Thank you, Sarika. आप do you want to ask your question? अगर किसी और को भी क्वेश्चन पूछना है, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए और मैं आपको आई विल कॉल आउट टू यू। सारिका, हेलो अंजलि जी, डॉक्टर अंजलि, अ वेरी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से आपने समझाया एंड आई थिंक सो दिस वाज रिक्वायर्ड एक्चुअली। Thank you so much. Thank you very much for taking this up, very nice. So I have Yeah, got it's this my duty. question. It's my duty because it's our country. We have to make it Fitistan. Like their not name. I like the name is Fitistan. Absolutely, absolutely. So I have got a question. आपने अभी बताया था कि we should take a vaccine for the cervical cancer. Cervical vaccination हम लोग को लेना चाहिए for cervical cancer. So is there any particular age that we should take this vaccination? Basically, it should be taken before marriage. लाइक आजकल जो हमारा इंडियन है उसमें तो 9 साल के बाद भी लोगों ने शुरू कर दिया है, लाइक इवन स्कूल्स में अब देना शुरू कर दिए हैं। बिकॉज ये वैक्सीन तब फायदेमंद मैक्सिमम होता है कि शादी से पहले, फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले, लाइक रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ होने से पहले इसके 3 डोज कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब इसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है तो उसे 1 साल पहले उसको दे देना चाहिए, या फिर आजकल स्कूल में दे देते हैं, तो इसका तब मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। हाँ, बाद में शादी के बाद जब बाद में भी बेनिफिट है, बट उतना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इज एक्सपोज टू दोज वायरसेस। जब बॉडी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है तो वैक्सीन कोई खास, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी होगा तो इतना खास बेनिफिट नहीं रहता है उसका। बट फिर भी क्योंकि जो मोर कॉमन स्ट्रेन है 4, लोग बोलते हैं थोड़ा फायदा रहता ही है, तो आप ले सकते हो। बट अगर आप कहोगे एज, तो मैं ये कहूंगी शादी से पहले जितना हो सके वो बेटर है। So that will be very good for the young girls Yes, के लिए young देने girls, के yes, लिए. yes. Fine, thank you That so we much. can start like the whoever are the couple, like girls who are going to get married, like they are the people are searching the husband, so we can gift them this cervical cancer vaccine, right? This gift will be like this: we should gift health checkups and vaccine, you know, that is Okay. better. So this will increase awareness also, and we are caring for their health also. Yeah, thank you so much. I've got another question. Now, what happens is during menopause, pre-menopause, after menopause, a lot of people they gain a lot of weight. बहुत ज्यादा gain weight कर लेते हैं and उसको reduce करना बहुत मुश्किल हो जाता है. It becomes a stubborn weight gain. Okay, so can you just give us any idea? I mean, can you just suggest something that we can, you know, kind of, Yes. I mean, we do everything, we do workouts, we control our diets, everything, लेकिन वो weight reduce ही नहीं होता है. So I mean, मैं आपको इसके लिए, हाँ, नहीं, मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा सजेस्ट करूंगी। मैं अपने पेशेंट को भी सजेस्ट करती हूँ डिलीवरी के बाद। बेसिकली क्या करना है आपको, पहले तो एम ऐसा रखना है वेट रिडक्शन का जो कि आप अचीव कर सको। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है, हम कहते हैं कि हम 5 किलो कम करें और हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप 1 साल में 12 महीने आपके पास, ठीक है, तो 12 महीने में अगर मैं कहूँ कि आप 6 किलो ही कम कर लो, 6 किलो कम करने का मतलब 1 महीने में आपको सिर्फ आधा किलो कम करना है। क्या आप कर सकते हो 1 महीने में आधा किलो कम? yeah, I mean that is possible, but then it's such a It's stubborn way. ना 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 ना, बिकॉज मैं बता रही नहीं, क्या होता है ना, आप पहले करके देखो, क्योंकि प्रॉब्लम आप ज्यादा करो मैं नहीं कह रही, बट मिनिमम अचीव गोल हम रखना चाहते हैं जो कि हम अचीव कर लें और उसको सस्टेन करना है। बात ये नहीं है कि हमने क्या किया, हमने वेट कम हो गया, उसका कुछ त्योहार है हमने डबल खा लिया फिर वापस वहीं पे पहुंच गए। प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमने बहुत ज्यादा चीजें छोड़ दी, फिर हम खा क्रेविंग करके फिर खा गए, फिर वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो ½ kg मैं अभी बता रही हूँ पूरा, इट इज जस्ट फर्स्ट इज द एम that we have to keep an aim, like suppose हमने कहा कि चलो ½ kg, 6 kg is very good number, it is not less, 6 kg in 1 year is also good number, 6 kg make a lot of difference, right?
तो 6 kg में से अगर हमने ½ kg 1 महीने में रखा, तो आपको क्या करना है, सुबह रात का जो एक डाइट है ना, रात का जो डाइट है उसको छोड़ के आप कोई प्रोटीन पाउडर ले लीजिए विथ सम फ्रूट्स। एक डाइट, एक पता है आपको, पता है एक मैं हाँ बताना भूल गई डाइट वाले में, एक जो था बड़ा अच्छा वो था कहावत जो कह लो या कुछ, कि जो खाना एक बार खाता है दिन में, खाना एक बार खाता है, अनाज एक बार खाता है, उसको बोलते हैं योगी। जो खाना 2 बार खाता है उसको बोलते हैं भोगी, भोग करने वाला। जो खाना 3 बार खाता है उसको बोलते हैं रोगी। रोगी मीन्स now in this age, like this is very very good, like one diet you can skip, like in the night diet you skip, instead of that you take 30 gram of protein with some fruits and just ½ kg in. Let us see how. And 10,000 steps lazim, 1 hour exercise. Exercise is very important to done first under the supervision of some trained person. Why? We are doing exercise which is not effective on that particular muscle. We think we are like, why we see in the video and we see we are doing right, but we are not doing right because particular pressure on that muscle is not going right. So first I advise just do the exercise and stretching exercise under the supervision of some person who can tell you rightly which muscle, how much pressure, how much things, how much you have to stretch. After that you do yourself. But we become very this thing, we see on the videos, we think we are doing right, we are not doing right. I also used to think that, but then I saw that this is very important because every person cannot be perfect in every field. We should take the help of those persons first, join with them 2 to 3 months, then you do yourself. One diet you should omit, 2 times you start eating, 2 times. Okay, thank you so much, Anjali ji. I'll just keep that in mind. Thank you so much. Okay, you're welcome. Thank you, Dr. Anjali. Suprita, do you want to ask a question? Yes, ma'am. First of all, thank you very much. This session was so useful. Means I was not supposed to attend, but मैं घर पे थी तो मुझे attend करने ही मिला. And finally, I am confident that I'm on a right path because whatever you said, I'm doing that. But Very nice. I have a fitness group where 90% of the ladies are housewives. I want to make them understand this only कि अपना health का ख्याल रखो. तो आपने बीच में बोला कि list of टेस्ट आपको करना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद. सो आई वुड लाइक टू नो कि वो टेस्ट अगर मुझे व्हाट्सएप में मिल जाएगा तो मैं अपने ग्रुप में ये शेयर कर सकूं कि हम कि देखो तुम लोग अब आगे कुछ नहीं करते हो. this presentation I will share you, we can share हाँ, मैं this शेयर कर presentation. दूंगी ये पूरा प्रेजेंटेशन आई विल शेयर. और ऑल्सो ये जो मीटिंग मैंने रिकॉर्ड की है, तो अगर किसी को Okay. देखना भी है, हम यूट्यूब में इसको अपलोड करेंगे, देन आप ये शेयर भी कर सकते हो ताकि वो Yeah, record- that will be great because when I was listening, I was missing my team कि काश मेरे टीम मेंबर्स भी ये सारी बातें सुन पाते करके. बट अगर है यूट्यूब में तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट लिंक. हम कल अपलोड कर देंगे. हमने ये रिकॉर्ड किया है, सो इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू सी. ओके, एंड थैंक यू. डॉक्टर अंजलि इज बीन वेरी जनरस. वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर मैं कर दूंगी ग्रुप में. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, अगर किसी ने टेस्ट कराई है, उनको कुछ उनसे पूछना है, कोई इंक्वायरी है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Parita, would you like to ask a question? Parita Yes. ji. Yes. Just want to ask this menopause thing, is it a hereditary? Like my mother, she got it at the age of 47 around. So is it the same? Will be turning 45. So I'm just thinking now, just 2 No, years. yes, no. Genetic have definitely effect on this, no doubt. Basically, what is this menopause? That when we are born, we have around 4 lakh eggs in our ovary, right? Before puberty, there are some less than that, right? So what happen? It depends at what time you start your first period, number one. Because if you start early, you will finish early like this. So that is genetic also, like that, because how much reserve in the ovary, so that has some genetic also. Genetic effect is there, definitely. So yeah, but so 47, like you may be also 45 within 40, but it varies, like so many other factors also, diet factor, pollution factor, so many things. But definitely genetics has effect. And the starting, at what time it start? Some persons start at the age of 14s, 15s, like some start at the age of 8 or 9, like this. So the more early you start, the more early you finish. It is a reserve of ovaries. My period started when I was in 8th standard. 8th standard means around 13 years of age, right? So 45 is absolutely fine age.
So that main age is 45 to 55, but it varies from country to country, region to region. If you go to these Western ladies, there is more than 55 always. You know, it varies. Yeah. Height factors, pollution factors, sitting, like urban, rural area, genetics, so many factors are there. Okay. So if certain symptoms, if I find it, so nothing to worry about it. Like, No. means, I said you see symptoms. If maximum thing is what you may need hormone replacement therapy. So first we always try to give the local ointments like the creams, vaginal creams, so that dryness goes and like this. And there are phytoestrogen, plant hormones, which don't have much side effects. But if the patient has so many symptoms and too much this thing, then we start the HRT, hormone replacement therapy. Before starting hormone replacement therapy, we always do all list of tests, which I mentioned already. And then we'll see, because some high risk factors, like if the patient has some liver disease, some venous thrombosis, some severe headaches, some uncontrolled diabetes, then we have to be very careful in choosing the correct hormone and correct dose. And there are different methods. Tablets are there, implants are there, gels are there, patches are there, that we can choose. but now in these periods also when I get it. So initially when I was in school days, college days, in the intervals of 5 means 5 days early I used to sit, or that way. But now for date to date also was there. But now I'm getting in the span of 8 days early or 11 days ka gap रहता है. So Oh, yes, is it regulatory. That's what I'm saying, no, because periods now, because hormone imbalance is going on. Now the hormone level is, the estrogen and progesterone is falling. They fall every person has a different level of fall. I can't say like now after 1 year, your period will stop. So I don't know exactly when it will stop. So that is a like different pattern. Like every individual has a different pattern that we can't. This will have some will stop suddenly period, then after 6 months again come, then 3 months again come. Then in some bleeding is too much heavy. That's yeah. why in patients whom the bleeding is too much heavy, better to do the one ultrasound, and sometimes we may need to do biopsy also to rule out any cancer, because sometimes bleeding is very high. It can be some uterine cancer. That's why I'm saying one health checkup whenever the abnormality is there, very important. Like at least one ultrasound, pelvis, at least one hormone test, and anything else, pap smear for the cervical cancer. At least these two tests is very important. Okay. So these are not the symptoms, right? For the sometimes I get worried, okay, these No, are no, the no, signs. no. But only people, basically problem comes the maximum time when period doesn't come, we think it may be pregnancy or not. That is a big worry, because in this age we don't want pregnancy, right? And in this age the children are grown up and we don't want pregnancy. So that's why if you have that much worry and it's very difficult to check pregnancy test every month, so better go and check this hormone LH-FSH. If the level is high, it means it is a menopause, so nothing to worry, right? If they are still in a very low level, then you can become pregnant. Then you have to take precaution. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Parita ji. Dr. Anjali, Bala is asking कि अगर कोई रनर या साइक्लिस्ट हैं, अगर वो रात को मील ना खाएं, जैसे आपने सजेस्ट किया कि रात को आप मील एक प्रोटीन शेक के साथ या फ्रूट्स के साथ रिप्लेस कर लो, बट अगर वो बहुत हैवी एक्सरसाइज करती हो, रनिंग या साइकिलिंग, तो वो क्या उसके एनर्जी लेवल में इफेक्ट पड़ेगा अगले दिन? डू यू सजेस्ट दैट? जो बंदा स्पोर्ट्स में एक्टिव है और जो इतना एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए ये है ही नहीं ना, पहली बात। बिकॉज ये उन लोगों के लिए जो खाना सेम खा रहे हैं और एक्सरसाइज का लेवल कम हो गया और बीएमआर कम हो गया। इफ शी इज एबल टू मेंटेन द आउटपुट एंड इनपुट बराबर है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तब कुछ को छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। It is only for those persons whose the input is more and the output is less, right? Correct. If our input, main thing is input and output balance, right? Now इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बीएमआर हो गया, आपका डाइट का हो गया, वो हो गया, बट इफ द पर्सन इज एबल टू मेंटेन, देन देयर इज नो नीड। ठीक है। I hope Bala, your question is answered. Thank you, Dr. Anjali. Rashri, आपको शायद कुछ पूछना है? Can you unmute yourself? हाँ, थैंक यू अंजलि जी। सबसे पहले आपने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। मेरा एज 41 to 42 के बीच में है, बट मैम मेरे साथ होता है क्या है कि कभी 10 डेज पहले पीरियड्स आ जाता है, कभी 10 डेज बाद आता है, किसी मंथ बहुत ज्यादा फ्लो होता है, किसी मंथ 1 या 2 ही दिन रहता है। तो ये मुझे ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मेरा 42 है, 42 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 42 रनिंग है। वजन आपका? वजन अच्छा, वेट मेरा 62 63 है, और मुझे थायराइड है। काफी टाइम से है, वो 15 इयर्स हो गया मुझे थायराइड का। 13 इयर्स, सॉरी 13 इयर्स।
और मैं बेसिकली asthmatic भी हूँ। जो थायराइड है उसके कारण भी काफी हद तक ब्लीडिंग कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। अगर आपको थायराइड है, आप उसका दवाई ले रहे हो, तो कई बार उसका डोज एडजस्ट करना पड़ सकता है, तो आप एक बार फिर से टीएसएच चेक करा के देख सकते हैं। कई बार टीएसएच का रिपोर्ट नॉर्मल आता है, उसमें से एक और टेस्ट करना पड़ता है, फ्री T3 फ्री T4, बिकॉज टीएसएच टोटल ठीक आता है, वो दिखाएगा कि टीएसएच आपका ठीक है, बट अगर आप उसमें से फंक्शनल फॉर्म मीन जो एक्टिव फॉर्म बॉडी को अवेलेबल है काम करने के लिए T3, वो कम होता है, तो आप फ्री T3 और फ्री T4 कराएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या वो T3 T4 सफिशिएंट है आपका आपकी बॉडी के लिए, तो वो एक तो वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये पीरियड ऐसे आ रहा है जा रहे हैं, एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। पीसीओएस में क्या होता है कि एलएच काफी ज्यादा हाई होता है और एफएसएच लो होता है, तो एलएच और एफएसएच को अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज एलएच 10 है और एफएसएच 2 है, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। सो दोनों का जो रेशियो है वो 2 से कम होना चाहिए, अगर 2 से ज्यादा है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ आपको लेके जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल ओबेसिटी तो नहीं है, मीन जो आपका वेस्ट है उसका कितने इंचेस है, तो उसमें वेस्ट जो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो वेस्ट के डायमीटर को कम करना पड़ता है, बिकॉज जितना वेस्ट ज्यादा होगा उतना वो प्रॉब्लम ज्यादा होगा हार्मोन का। और तीसरा जो कॉमन कॉज होता है, जो पीरियड कभी आ गया कभी नहीं आएगा, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक हाई विजाइनल स्वैब, वजाइना से एक हाई विजाइनल स्वैब लिया जाएगा, जिसको हम कल्चर करके देखेंगे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसमें आपको और आपके हस्बैंड दोनों को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मेल से जो होता है इन्फेक्शन आता है, बट वो मेल्स बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो लेडीज बार बार बेचारा एंटीबायोटिक खाता रहता है जाता रहता है, तो उसमें आपको अपने हस्बैंड को साथ ले जाके उसका भी यूरिन रूटीन या कल्चर कराना पड़ेगा, और जो भी एंटीबायोटिक है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देना पड़ेगा, तब वो ट्रीटमेंट ठीक से होगा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा और लेडीज बार बार सफर करती हैं। और कई बार उनके हस्बैंड को डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और मेल्स बिल्कुल एसिम्टोमेटिक रहते हैं, वो इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहेगा। तो दैट थिंग यू हैव टू, like every lady has to talk with the husband and both has to be treated simultaneously, because partner treatment is the must, otherwise pelvic infection का कोई फायदा नहीं, अकेले बंदे को ट्रीट करने से कोई फायदा। ओके ओके मैम, और मुझे ना थोड़ा वो नीचे साइड में मुझे हमेशा पेन रहता है हमेशा, और जब अपना कुछ भी होता है जैसे सेक्सुअल, तो वो मुझे और ज्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो तो उसके लिए भी कोई इसी टेस्ट को हम कराना होगा क्या? नहीं, उसके लिए इसलिए इसको बोलते हैं डिस्पेरूनिया। इसमें क्या होता है ना, अब जैसे अब देखना पड़ेगा कि एक तो ये है कि 40 इयर्स के 42 के हैं, तो हार्मोन की कमी से तो वेजाइना थोड़ा सिकुड़ने लगती है ना, वो थोड़ा ड्राई होने लगती है, तो रिलेशनशिप में पेन होगा, है ना। तो उसके लिए कई क्रीम्स आती हैं, जैसे लुब्रिकेशन क्रीम्स आती है, ग्लिग्नोकेन जेली आती है, वो आप यूज कर सकते हो। और दूसरा इवेलॉन क्रीम आती है जो कि हार्मोन से होती है, बट उससे पहले हमको आपका टेस्ट करना पड़ेगा कि हार्मोन्स ठीक है, कि अब इसे स्टार्ट करेंगे नहीं। अदरवाइज लिग्नोकेन जेली सिंपली आप रिलेशनशिप से हाफ एन आवर पहले अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको पेन कम हो जाएगा। और फिर भी पेन नहीं जाता है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, देखने के लिए कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है, नीचे कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो कि उस एरिया में प्रेशर दे रहा है, जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी जरूर से कराना चाहिए। ओके ओके मैम, और नहीं भी कुछ रहे ना तो भी मुझे पेन होता है नीचे तो फिर बहुत आप थोड़ा ज्यादा। कैल्शियम सप्लीमेंट लो, कैल्शियम सप्लीमेंट लो, और गर्म जैसे टब होता है उसमें 2 चम्मच डिटोल डाल के थोड़ा उस बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, उसे उस एरिया की थोड़ी सिकाई मिलेगी, फिर उसको ड्राई कर लो, राइट। एंड देन ओके थोड़ा मैम। विटामिन डी और थोड़ा एक्सरसाइज करो, जो पेल्विक जॉइंट्स होते हैं ना उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे बटरफ्लाई होता है ना, जो हम दोनों जी पैर जी। को दबा के करते हैं, तो उससे वो यस ज्वाइंट यस। थोड़ा खुलते हैं, कई बार क्या होता है वो ज्वाइंट आपके जाम हो जाते हैं, राइट। तो वो, और प्लस थोड़ा सा अगर वेट आपका 65 है तो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना उसको। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Dr. John, you wanted to ask something. Yes. Good evening, ma'am. Can you Good hear me evening. and see me? Yes, Yeah. I can. Yeah, I'm a physician and an intensivist. I had some 2-3 queries relating to patients who visit me. I put up on the Okay. group. One is patients suffer with a lot of internal burning and hot flushes during the phase of menopause. How do you Yes. manage such symptoms? And second part of the question is, how do you manage mood swings during menopause? Okay. Basically, that's why which I told you, first we have to take a detailed history of the lady, right? Like whole detailed history, all the problems and this thing. So that is different. And if she's having lots of hot flushes, then after doing the detailed test, like we have to do the pap smear, we have to do the ultrasound, mammography, or the liver function test, renal function test, then we can start with the local creams, like Evelon cream is there, right? Evelon cream will take care of the local
vaginal area. And HRT, like we can give estrogen plus progesterone combined if the uterus is there. If uterus is not there, then we can give only estrogen therapy. But before that, we have to do the counseling and all the detailed tests, not any deep vein thrombosis, any uncontrolled diabetes, liver function test, all the enzymes should be there. Mood swings, then again I told like, because that tip of iceberg, because what is the reason, right? Because sometimes they don't tell you the history unless until we treat that root cause of their, like a psychologist now, we have to take the psychiatric department, we have to take a detailed history, then we have to see why the mood swing is there, right? Otherwise we have to take the help of the drugs, no other way. Like we have to tell to the psychiatrist which drugs, whether it is the depression, whether this is, but depression, there must be some reason why the patient is under depression. Like that's why I'm saying my main stress is to find the cause and treat the cause. Okay, second question. The one part of the question was that you answered giving HRT or estrogen replacement itself is malignancy induced in the long run. So how safe is it to give HRT? And second part of the question, again connect, let me question. Second part is malignancy. Should you screen at a particular age for menopause for uterus, ovaries, cervix and breast? Immediately during or before menopause? Okay. Basically, like malignancy, the chances are very less, but there are chances. That's why there is we normally give a short-term HRT. Short-term means 4 to 5 years, like. But if we have to go to long-term, that's why I'm saying before we start HRT, we will do the complete health checkup, right? Then every yearly we'll repeat the checkup. If there is any change in the enzyme, if there is any breast lump appear. Otherwise, sometimes we see that HRT sometimes help, because when the patient is under more surveillance, we can detect any breast lump, any uterine cancer, and that very early stage. Otherwise, the patient will not pick. So these tests we have to repeat every yearly, or if any high risk, more high risk, then we may have to repeat 6 monthly like this. So if we found anything, then we have to stop it. And we have to take the counseling that these are the side effects. But malignancy very rare, not that common. Like every HRT will not start any malignancy. Like we have to see the risk factor. Like some patients have diabetes, that is known as corpus cancer syndrome. If the patient is obese, diabetes and hypertension, so these patients are more prone for the endometrial cancer, right? And the same, like if the family history of breast cancer is there, if the patient is already having breast lump, right? So they are more prone for breast cancer. So for those patients, we have to do counseling and we have to take their consent. Are you ready? And we have to call them for the examination 6 monthly like this, depending on we have to individualize all the cases. Okay, you must have heard of case of Angelina Jolie who did radical mastectomy. Is it logical to do a mastectomy if there's a history of breast cancer in the family? No, I think this is entirely stupid. I will not say every person has their own right in this, but this decision, I think if as a doctor, I will never prefer, every organ has its own respect, right? Like tomorrow, if any family member has, like so many people has in the family, it doesn't mean that you also will have it, right? And what is the use of then this science? We have every facility, right? Okay, like tomorrow, if we say this organ doesn't work, we remove this. No, I don't agree with this. Better we should do more surveillance. There are genetic tests also like BRC, and there's so many things, and there are so many scans, PET scan, so many scans. The science is so much advanced. Why unnecessarily removing one important thing of body, which is femininity? And this is very, very important. I never say that this is the right decision, but every individual has their own decision. Like, see, you are independent. Like, it's your body, it's this thing. I respect everybody's decision. But per se, if you ask me, I will never allow any patient to do that. Yeah, thank you so much. One last question, that is menopause in medicine means menopause. In medicine, Yes. How do you mention and how do you manage a marital relationship during and after menopause, and how to make the husband or the male partner understand during menopause? Yes. So whenever a patient comes to me with these symptoms, like infertility, we always have a couple approach, right? We always take a male infertility, female infertility combined, right? So whenever a lady comes to me with the menopause symptom, I always do it as a couple approach. I always call the husband also. So first, because so many times if the husband is not from the scientific background, they don't know what is happening, right? So first I have to make him also understand these are the changes in your wife which are occurring. That's why she is having these difficulties in the relationship, right? So for this, again, then I will examine the patient. I see, is there any vaginal atrophy? Is there any stenosis, right? Any penetration problems?
And is the mucosa is very thinned out? Is it like the bladder problem? Because sometimes there is a stress incontinence. Sometimes the patient start leaking urine, right? They can't go in the public. So I have to assess, is there any descent of the cervix? Is there any descent of the bladder? If the patient is having prolapse, because of prolapse, she is not able to have relationship. I have to see the ultrasound also. I have to do the test like high vaginal, so I have to rule out any infection, because vaginitis is also there sometimes. Cervicitis is also there. Then I have to do the pap smear also, and sometimes I have to take endometrial biopsy also if there is any high risk. If I see that endometrial thickness is more than 5 millimeter in a patient who is already postmenopausal, after that I will decide. If the uterus is there, we always give progesterone, because estrogen causes hypertrophy of the endometrium. To counteract the effect, we always add progesterone. But if uterus is not there, we can only manage with the estrogen. Estrogen, if the patient can prefer, we can give tablets, we can give patches, we can give vaginal cream, depending on the choice. Okay, man. Thank you so much, Dr. Anjali. It was a wonderful session. Thank you so much. Dr. Kaur. You're welcome. Kanan, you had a question? Good evening. First of all, I appreciate it was an amazing session, and also thank you to Punya sir for bringing Dr. Anjali on board. And you have truly explained a lot of things that we women had a lot of queries regarding menopause, and very beautifully you explained about menopause, and even Dr. John explained a very beautiful way from the men's perspective, and majority of the queries has been solved. Whatever Dr. John had questions, I also had the similar questions, so they were solved. And but I recently somewhere I saw ad regarding touch-free breast screen. How accurate are those? Touch-free breast cream. Yes. I don't know why. I didn't go through that topic. I can't comment if I haven't gone through that topic. I have to see. It's like I mean, many places in Pune. I'm from Pune, so many places in Pune I've seen the ad. So I was just curious, like how accurate will be the test, because. So see, like just like these days, these days, so many tests are developed which are non-invasive. Even now, I saw one like hemoglobin. We take blood, right? And then we know what is the hemoglobin, right? But now, recently, I went to UK and I saw in the Oxford University they had developed a device like you touch your skin with a small plastic thing, right? It will touch the finger, and it will touch it. It will give you the accuracy of how much is the hemoglobin, and it is very close to the natural hemoglobin which you get with the invasive test. So these days, the people are developing those tests. This is a very like artificial intelligence is also coming in a very high level, and there are these days everybody is going for non-invasive, like without touch, and you can get the as accurate good result as with the invasive test. This is happening in so many fields, like breast is also there, like so many, but I have not read about this. I will just go through, then only I can let you know. Okay. And one was a UTI, which is very common in women. Yes. And many of the women go through this UTI. So UTI, see, I will tell you the management now. What happened in UTI, this, if you see the length of female urethra, it is only 4 centimeter. In the male urethra, it is long, right? So females are more prone to infection because it is very, and like it is near the vagina also, right? And vaginal, any infection will go to the urinary bladder very easily, right? Second, as the menopause arrives, the mucosa of the bladder and the vagina become very thin, and the blood supply goes very less. So when it is more thin, it is more prone to wear and tear, and more infection occurs. And the bladder neck which control the urinary control, right? It gives like when you want to pass urine, when you don't want to pass urine. So this bladder neck, it becomes slightly, the control is less because this uterus and the bladder, they come down because of the hormone are deficient, that is known as prolapse. So now if anything, see, if the opening of that, like if we have bucket full of water, if the opening at the down, then all the water will come out. If I make a opening up the bucket and the whole water is down, will the water come out? No, na. So the whole bladder come down and the opening is up. Now the patient is not able to pass urine and only passing small amount of urine. It is only because of position. Now this bladder has come down from the opening, and the opening is also wide open because it is not having control that much as it used to be. So that's why the role of now urogynecology, they do the bladder, this whole study, uroflowmetry. They see where is the defect at the bladder neck, defect in the bladder,
or defect in the intra-abdominal pressure. Sometimes we have constipation, sometimes like whenever patient cough, we passes urine, right? So that uroflowmetry will localize where the defect is. Then accordingly, sometimes there is an overactive bladder, means the bladder is slightly filled, then the bladder muscle contract, detrusor muscle it contract, and the urine come out. So that is known as overactive bladder. So this is a very detailed study. One has to localize where the fault is, how can we treat it. There are sometimes minor surgeries we have to do. This cystocele, we have to replace it back to support so that it goes back and the bladder comes in a normal position so that the patient can pass urine. But again, we have to explain as the age advances, this again come back in the same position after 5-6 years, right? So that counseling we need to do. So that's why this UTI, and one cranberry juice. People don't drink much water. 2.5 liter water is required to this thing daily to prevent UTI. Second thing is cranberry juice. Cranberry juice don't allow the bacteria to adhere to the wall of the bladder. So cranberry juice, 1 glass a day is very nice for the this thing, non-pharmacological treatment for the urinary tract infection. Yeah, okay. And last question is regarding the cervical cancer that you explained. So from age 40 to 50, if somebody wants to take the cervical cancer vaccine, can they still take, though it's not that effective, but can they still take? See, the answer will be yes. But if we see the economical burden, then we depend, right? Because as such, 40 to 50, it is not like it will be if the person is not exposed to that 4 strains, which the vaccine has, it will definitely protect you, right? But the thing is, the pap smear is also equally effective. So if anybody says like cervical cancer vaccine, we have to always say yes, right? But the effectiveness, as if it would have been taken at the age of 9 or 14 years, early age, is not that much, right? And then economic burden also we have to see on the person. Like I can't ask everybody to take, like, okay, we have to see that also. Thank you. Truly appreciate. This is like my personal this thing. I can't like I'm not against any company, and tomorrow anybody catch hold, right? So like this is like we have to take into consideration. Like if any person, if one rickshaw puller come to me, right? If I write a medicine, that person his salary is only 1,000, 2,000. If I write an iron, which is 5 rupees one day, how that person will afford that iron injection, right? So better I have to find a way. So that's why I'm saying I have to individualize each and every patient for that particular thing. I can't give a generalized thing for anyone. Right. Thank you. Thank you. Thank you, Kara. Nisha, you had a question? Nisha? We can't hear you. Dr. Anjali, Dr. John has actually suggested something really cool, that are there any support groups for menopause for women, so that women who are going through menopause can get some help? Or maybe Fitistan can start a menopause group, support group, and maybe you can help us. If people have any questions, maybe we can form a WhatsApp group and you can help them timely. No, like whenever I'm free, I would love to answer him. No problem. Like we can, sometimes you can make awareness. Sometimes like Surinder Punia always make marathons. Like he can make 1 marathon on this group also. He's a very good athlete man always. Correct. Like there are so many things. We are always support, right? Like, from my side, any help, anytime. I'm always there. No problem. Thank you so much. Nisha, do you still want to say something? Can't hear you. Dr. John, Kanan, you all have raised your hand. Do you all want to say something? Please unmute. Kanan? Dr. John? Thank you, Anjali ji. This was really, really an eye-opener. I'm also in my 40s, maybe perimenopausal. So मेरे लिए ये बहुत अच्छा session था. बहुत कुछ सीखा मैंने खुद personally. And certain things which you've said will always stay in my mind. And really a heartfelt gratitude for doing this. Thank you so much. आपने इतना time निकाला. 1 घंटे का session था, आपने 2 घंटा दिया. And you're so for us. And really, thank you from the bottom of our hearts. Thank you. Oh, I'm also very thankful. I really like my country to Fitistan. That's very nice. Everybody fit, because if they fit, we also fit, right? Thank you so much. Anytime from my side. Anytime you need any session on any topic, even pregnancy, anything related to the ladies, I can take. No problem.
Yeah, एक question प्रियंका ने पूछा था कि menopause में pregnancy, how much is it possible? Priyanka, do you want to ask that question? How safe is pregnancy during perimenopause? Because I can understand. These days, the IVF centers, even the 49, 50 years old ladies are becoming pregnant, right? It's okay, but we have to, like, so many ladies after IVF, when they come in menopause and become, there are so many complications are also there, like pregnancy induced hypertension, diabetes. The overall complication rate is very high as compared to the younger age. So my message is, like, the people who are infertility, suffering from infertility, they wait so long till they become 45, 50, like 44, 45, they are waiting, not go for IVF. But I'm thinking, like, if they go early for IVF, they have to spend money also. Like, if after 35 or the 6 they are not getting pregnant, then they should go for IVF early, so that there won't be any much complication and we will not lose our mother. Losing a mother because of pregnancy gives very much pain. Lady who has waited whole life to become pregnant, when she becomes pregnant and when she loses the life, that become a very, very sad story, right? So we want, like, the thing, if they really want IVF and this thing, if it is not working till 35, 38, one should do IVF early for the better result, because egg quality is also good. The mother is also good condition. No diabetes, no hypertension is also good. And chances of congenital anomalies are also less, right? So better, why not to do the early thing? Because the people don't know. There is nobody to guide them. I think the Fitistan can take this infertility topic to a very serious extent. Why? Because so many patients are, like, if you see, are, fooled. Everybody takes so much money and they don't know the treatment. Sometimes people do IUI and they said we have done IVF. IUI is only 5,000. IVF is 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, right? They take so much money and they are full. And the poor village people, they don't know. These ladies sometimes go to some babas, they do rape them and they say become pregnant. So many things we don't know. This infertility topic, there should be proper guidance on infertility. What are the basic? Only 4 basic tests are there. One is semen analysis. One is HSG to know the tubal patency. One is the hormone test. This thing, maximum, very rarely we need hysteroscopy and this thing. So these tests are minimum 2,000 to 3,000 rupees. Only 3,000, 4,000 rupees. And they are giving monies and monies. They are selling their farms to have a baby like this. And we should, one more topic was very nice. Like, there is one lady from Gujarat, or no, I think Maharashtra, one from Chhabra. So, she had opened one center with the help of ministry. Like, we have so many young girls who become pregnant, who are unmarried. So they go to these ladies for causing abortions. So sometimes the uterus is torn. Sometimes they get in septic abortion. The family don't accept. So what they started, these ladies who become pregnant, because after 20 weeks the abortion is not allowed. So they have opened a center. These girls stay there near that hospital. They deliver the baby after 20 weeks of pregnancy, and then they come back to home, and the babies get adopted by the person who don't have the baby, right? So why we are losing a mother, a young girl, because of, okay, this is the effect of hormones, they have relationship, okay, anybody can have, but now it is not the fault of the girl, then now she should die because of that pregnancy. And the mothers I had seen in UP, 5 month pregnant, What? one mother take that girl to a quack. That quack put acid, whole uterus was torn like anything. So these girls also should be taken care of. We have so much maternal mortality because of abortions, illegal abortions. So that topic needs, like, these girls who become pregnant, where they will go, because ministry don't allow abortion after 5 months. Now they adopt illegal means. Till 5-6 months, these girls doesn't come out with the idea that they are pregnant. But the family knows, it's family prestige. They will take to anywhere, whoever give lots of money, they give anything, and the girl is also lost. So we should find some solution for these girls. This is very, very important. Right. We can surely take up that topic next month. Maybe we can do something about infertility and maybe take that up. Last couple of questions which came on chat. Kavita asked, how do we avoid osteoporosis after menopause, as the bone strength does deteriorate after menopause? So is there any link between osteoporosis and menopause, and how can we strengthen our bone? Definitely. After menopause, osteoporosis has accelerated. As such, one is lifestyle. These days, see, remember when we were a child, we used to walk a lot, right? Now everything in your phone. Tala bhat come, food come. This, just press a button. Main thing is the inactivity, right? First, we have to change the lifestyle, right? Then milk. We are taking milk which is preserved, and this is how much effective it is, we don't know, right? Which is the source of the calcium, right? The calcium in the diet. If you see so many things, people only popularize things, and we buy those things.
If you see the minor, if you take us this magnifying mirror, you see the things which are not good for health, but we are eating. How many of us read the small things on the eating item? But we take this is health. But the selling person write each and everything. But how can we read that small letter? Can we read? We don't read. So that's why the healthy lifestyle and the calcium, vitamin D. How many we sit in the sun? We always want to become fair skin. Whatever skin we have, we have. Now we stop sitting in the sun also. That poor vitamin D, without vitamin D, calcium is not at all absorbed, right? So that now that's why it's very, very important. Now everybody is covered. Now you see in India, every girl is covered. I can't see the face of any girl. Every girl is covered like anything. You can see only eyes and goggles. So where is this vitamin D? How it will go inside, right? So this is also important. Then after menopause, definitely it is accelerated. It's hormonal type. But before that, the non-hormonal method should be adopted. The phytoestrogen, the plant hormones are also there. There are certain drugs like Minopace and all which have plant phytoestrogen. We should use that. If not any benefit, then we can go for the HRT. Then again, we have to be very careful. The person should be very determined to take HRT so that she should take careful of all the things. Only then we should give the HRT. Not that one time then come after 10 years, then person is coming. I am eating this. Then what happened, God knows. Right. And can you prepare in your 30s for menopause? Because in your 40s and 50s you will hit menopause. So क्या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं? कैसे तैयार रख सकते हैं menopause को? We should always prepare ourselves for anything, right? Like I told you, like heart disease now, it not come in a one day, right? So like the preparedness means same thing like the diet, the exercise, right? Taking care of yourself, setting your goals, your own goals, asking yourself what your heart want. Do whatever you want to do a job, please do a job. You want to do a business, do a business, but to a small scale also. We can't go for a big things. Right. Thank you, Dr. Anjali. Thanks a lot. It was so nice chatting with you and learning from you. बहुत मजा आया. Thank you. Thank you. I also enjoyed your company. This is very nice. I always wanted to do anything which can help people. Thank you so much. And you've really done so much. And for everybody, हम ये YouTube में post करेंगे ये पूरा session. And like I said, Dr. Anjali is so generous. अगर आपको कोई भी problem है, please reach out to her. We will share her email address and phone number. Please don't harass her, but please, if you have any questions, do ask her. Thank you so much. No problem. When I will see only, then I will answer. But wait sometime it may be no problem. It's okay. ठीक है. Thank you. Thank you for your time, everybody. Thank you for your time and patience. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Bye. Bye-bye.